So we can begin. लिट वेब की चौथी सीरीज में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा लिट वेब की चेयरपर्सन डॉक्टर उषा साहनी से कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के कार्यक्रम को शुरू करें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करने हेतु 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। So unmute yourself. Professor Bhanavat, unmute yourself. Yeah. डॉक्टर उषा साहनी की इस सुमधुर सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के बाद आप सभी की जानकारी के लिए लिट वेब हमारा एक ऐसा आभासी मंच है जिस पर हमारी ये कोशिश है सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों से जुड़े हुए मुद्दों पर एक वैचारिक बहस की निरंतरता को हम बनाए रखें। इस लिट वेब मंच की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि पेंडेमिक के दौर में जब कहीं ना कहीं हम एक सीमा तक अपने घरों में कैद हो गए हैं, हमारी अकादमिक गतिविधियों पे कहीं एक थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि ये सदी शायद मानवीय जुनून और जिजीविषा की सदी है जिसने इस वैश्विक महामारी के दौर में भी अपनी इस जीवंतता को, वैचारिकता को निरंतर बनाए रखा है। आज जो हम विषय जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, कोविड-19 आपराधिक प्रवृत्तियां, इस विषय की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए आज के इस आयोजन के पीछे जो हमारा मूल उद्देश्य रहा है उन कुछ मुख्य बंदों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर उषा साहनी से, जो स्वयं सामाजिक, साहित्यिक मुद्दों पर लगातार लिखती रही हैं। आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, निबंधों का संकलन है और संयोग से उस पुस्तक का लोकार्पण भी 2018 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय मीडिया शिक्षक सम्मेलन में हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के कर कमलों से हुआ था। इसके अतिरिक्त एक कथा लेखिका और कवियत्री के रूप में भी आपने अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में आपकी 2 पुस्तकें भी तो प्रकाशित हुई हैं। एक शोधार्थी के रूप में भी आपने अपनी जगह बनाई है। शेक्सपियर के नाटकों पर आपका विशेष काम है। एक कथाकार के रूप में आपने अपने आसपास के परिवेश को बहुत ही गहराई और संवेदनशीलता से भी देखा है। कोविड-19 में समकालीन परिस्थितियां वो किस रूप में व्याख्यायित करती हैं और आज का हमारा जो विषय है इसे किस रूप से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग क्षेत्र के, फील्ड्स के, एक आधार भूमिका तैयार करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर उषा साहनी को कि वे इस मंच अपने विचारों से इस आज की वेबिनार को, इस विचार विमर्श को प्रारंभ करें। डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। सभी का स्वागत हमारी इस वेबिनार में, जो कि लिट वेब सीरीज की चौथी वेबिनार है। मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ हमारे पेट्रन, इस वेबिनार के पेट्रन प्रोफेसर संजीव भानावत जी हैं। आपके ही मार्गदर्शन से हम ये दूसरा वेबिनार सीरीज चला पाए हैं और सफलतापूर्वक आज के विषय को लेकर
सभी के साथ इस मंच को साझा कर रहे हैं। जहां तक इस समय की बात है, कोविड-19, दो राय नहीं कि ये एक सरल समय नहीं है। हालांकि अब हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, किंतु जब हम आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ देखते हैं तो ये आज की बात नहीं है। रामायण और महाभारत के काल से ही इस तरह की चीजें होती आई हैं और हो रही हैं। ये बात और है कि जब समय बदलता है तो उन कृत्यों का आकार स्वरूप भी बदलता है। जब हम कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, मार्च 2019 जब सब कुछ बंद हो गया, रुक गया, थम गया, अपराध एक स्वरूप बदला अपराधों का, लेकिन अपराध पूरी तरह थमे नहीं। जो अपराध सामूहिक रूप से हो रहे थे, खुले में आकर हो रहे थे, उन पर कुछ अंकुश तो लगा, किंतु वो बाहर से निकलकर घर तक पहुंच गए। एक ऐसा रोक, एक ऐसी जंजीर जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना बंद हुआ, और चूंकि उस हालात को इतनी सुगमता से लोग नहीं ले पाए और मानसिक रूप से भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए इसका एक रुख डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ मुड़ गया। साथ ही कुछ ऐसी गंभीर सिचुएशंस भी देखने को मिली जहां पर कि ड्रग्स, अल्कोहल, इनका इनटेक बढ़ा। एक ऐसी प्रवृत्ति इंसान के अंदर जो इंसान को इंसान न होकर के जानवर होने पर मजबूर तो नहीं कह सकते, वो इंसान जो उस अपराध को करने जा रहा है वो ये जरूर कहेगा कि मैं मजबूर था इसलिए किया, किंतु आपने अपने अच्छाई को छोड़ करके बुराई में प्रवेश किया और इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंसेस बढ़ने लगे जहां पर कि घर की महिलाओं और बच्चों को उन वायलेंसेस का सामना करना पड़ा। नौकरियां भी जाती रहीं, तनख्वाहें कम होने लगी। ऐसी स्थिति में भी एक मानसिक तनाव से जूझना पड़ा और कुछ हद तक ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति बन गई जहां अन्य चिकित्सकों के अलावा मनोवैज्ञानिकों की भी गंभीरता से जरूरत पड़ी, जिससे कि इन हालातों से, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो युवक हों या बड़े हों, जिन्हें नौकरियों में परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें सहारा मिल सके और वो एक सुगम जीवन की तरफ पुनः रुख कर सकें। ये सब समझने की आवश्यकता पड़ने लगी। साथ ही जब दिखा कि घर चलाने के लिए, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए तकलीफ होने लगी है, ऐसे में वो आपराधिक तत्व, वो लोग जो इस तरह के मजबूर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, we can term them maybe some terrorist groups or the people who are into drug smuggling etc. उन्होंने ऐसे लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाना शुरू किया और इस दिशा में, इस कृत्य में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई वो भी बेहद अफसोसजनक और ऐसी चीज थी जिसके लिए सोचना और एक सही रास्ता निकालना जरूरी हो गया। बच्चों की स्थिति, स्कूल जाते थे, खेलते थे, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई कि बच्चे रुक कर घर के अंदर कैद हो गए और ज्यादा समय ऑनलाइन होने की वजह से उनके मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ा। वो बच्चा, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जन्म लिया इस समय में, इस अवधि में, उनकी परवरिश बिल्कुल ही
अलग ही रूप में हुई। उन्हें सोशल होना, सामाजिक होना अभी नहीं समझ में आया। उन्हें सिर्फ ये पता है कि मोबाइल कोई चीज होती है, वही उनका आधा जीवन है माता पिता के अतिरिक्त। जैसे ही अनलॉक होने लगा, इन प्रवृत्तियों में वापस बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। कैद थे और उन्हें लगा वो प्रवृत्तियां जो अंदर रुकी हुई थी उस समय के लिए, एक ऐसा उछाल जो हमारी समझ से, बाकी तो जो हमारे स्पीकर्स यहाँ बैठे हुए हैं और जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो ज्यादा प्रैक्टिकल तौर पर इस बारे में बात कर पाएंगे। लेकिन इस अपराध की दुनिया का किसी भी रूप में बढ़ना तकलीफदायक है और हमेशा रहेगा। इस पर बात करना, इस पर चर्चा करना, इसको समझना और वो रास्ते निकालना जिससे कि इस तरह की चीजें ना के बराबर हो जाएं। आशा तो हम यही करते हैं कम हो, लेकिन और अगर सजग हो तो शायद इस ओर भी प्रयत्न किया जा सकता है कि ये चीजें खत्म होने के कगार पर हों और एक अच्छा और सुंदर समाज हमें मिले। We are fortunate and blessed that we could approach our speakers today for this webinar, जहां पर कि आज हमारे साथ सर्कल ऑफिसर ब्रह्मपुरी मेरठ श्री अमित राय जी हैं, जो पूरी तरह प्रैक्टिकली इन सारे इश्यूज से उनका रोज का आमना सामना होता है। यकीन है कि हमें उनके एक्सपीरियंसेस के साथ इस विषय को समझने और एक सही विचारधारा की तरफ और प्रयास की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे साथ प्रोफेसर वैभव गोयल भारतीय जी भी हैं। लॉ में विशेष रुचि व उनका पूरा प्रोफेशनल करियर ही लॉ से है। आपके विचारों से भी हमें इस टॉपिक को समझने और इसमें कुछ नया जोड़ने और ऐसी एक कंक्लूजन निकालने में मदद मिलेगी यकीनन, क्योंकि आप विधि के छात्र भी हैं और साथ में विधि के प्राध्यापक भी हैं। वी आर अगेन फॉर्चुनेट दैट वी हैव डॉक्टर ज्योति सिडाना। आप समाजशास्त्री हैं। आपकी शिक्षा व आप का इसी क्षेत्र में प्राध्यापिका होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इन सामाजिक मुद्दों को भी इस एंगल से देख करके इस पर प्रकाश डाल सकेंगी। हमारे बीच हमारे जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन प्रयागराज से जुड़ेंगे। वो किसी मीटिंग के कारण इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। The moment he'll be free, he'll also be here with us. So we are fortunate that we have eminent speakers amongst us today. And for the elaborate introduction, I would hand over the stage to Professor Bhanawat. Thank you so much, sir. धन्यवाद डॉक्टर उषा। आपराधिक मनोवृत्ति शायद आदिम सभ्यता से ही रही है और समय सापेक्ष में उसके स्वरूप बदलते रहे हैं। कोविड ने हमारी जीवन शैली में, जीवन संस्कृति में बहुत सारे बदलाव प्रकट किए हैं, नए तरीके से सोचने के लिए विवश किया है। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा आपने कहा कि हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं, विधिवेत्ता हैं, प्रशासक हैं और समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक हैं। तो सर्वप्रथम शुरू करेंगे पुलिस अधिकारी के माध्यम से। हमारे साथ अमित राय जी हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी हैं और किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ नॉर्थ कही जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसका अपना एक बहुत विशिष्ट इतिहास रहा है। यदि मुझे सही याद है तो शायद 1887 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और कुछ ही वर्षों पूर्व इस विश्वविद्यालय की उस विरासत, उत्कृष्टता को देखते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। मुझे 2-3 बार जाने का मौका मिला इस विश्वविद्यालय में। इसका भव्य परिसर और भव्य भवन देखते ही एक
पूरी जो हमारी शैक्षिक परंपरा है उस पर गर्व महसूस होता है। उस विश्वविद्यालय का आप विद्यार्थी रहे। और ये भी एक रोचक तथ्य है कि आपका जो एमए की डिग्री है वो दर्शन शास्त्र की है। तो एक पुलिस अधिकारी के साथ दर्शन शास्त्र जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि अपराधों के पीछे जो मनोविज्ञान और दर्शन है उसको शायद वो भली भांति समझने में सक्षम हो सकते हैं। आप विधि के विद्यार्थी भी रहे, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी भी रहे। राजस्थान कैडर के कुछ पुलिस अधिकारियों से मेरा भी संपर्क रहा। ज्यादातर उनमें से वो साहित्यिक परिवेश में रहे। शायद अमित जी ने नाम सुने होंगे, हरिराम जी मीणा, जो राजस्थान कैडर के आईपीएस से रिटायर हुए थे। कितने उपन्यास लिखे उन्होंने और इतने अकादमिक क्षेत्रों में वो काम करते रहे। डॉक्टर शंकर सरोलिया दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है, वो बहुत सारे महत्वपूर्ण विभागों में रहे। उनसे मेरा परिचय पुस्तकों के माध्यम से हुआ। ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रहे। तो मुझे लगता है जब पुलिस अधिकारी में इस तरह के साहित्यिक और दार्शनिक संस्कार जुड़ जाते हैं तो वे एक संवेदनशील अधिकारी के रूप में अपराध अन्वेषण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अमित राय जी ने उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख नगर जौनपुर, कानपुर, लखनऊ आदि क्षेत्रों में काम किया है और वहां नानाविध तरह के अपराध पुलिस अधिकारी के रूप में आपका अक्सर संवाद होता रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो साइबर क्राइम की बात करते हो, चाहे सामाजिक अपराधों की बात करते हो, डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती हो, चाइल्ड अब्यूज की बात होती हो। कौन सा ऐसा पक्ष है जहां पुलिस अधिकारी का संवाद या संपर्क नहीं होता हो। चुनौती यह है कि इन अपराधियों के साथ किस तरह से निपटा जाए या इन अपराधियों की पहचान। आपके जीवन में ऐसे अनेक रोचक रोमांचक प्रसंग रहे हैं जहां आपने इन सारे घटनाक्रम को आधुनिक तौर तरीके से उनका उपयोग करते हुए अपराधियों तक पहुंचे हैं और उन्हें कानून के माध्यम से उचित सजा दिलवाने के प्रयास भी आपके सतत रहे हैं। तो एक ऐसे संवेदनशील विचारक पुलिस अधिकारी हमारे साथ में हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के संदर्भ में जो कुछ आपका अनुभव इस क्षेत्र में रहा है, और क्योंकि हम जो भी आयोजन करते हैं इसको हम रिकॉर्ड करते हैं और YouTube लिंक के माध्यम से इसे फिर राष्ट्रव्यापी या यूं कहूं कि अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये जो साइबर मीडिया है इसने सारी भौगोलिक दूरियों को पाट दिया है, समाप्त कर दिया है। तो इस YouTube के लिंक के माध्यम से हम इसे सार्वजनिक रूप से ये कोशिश करते हैं कि जो चर्चा यहाँ हुई है ये कुछ ही लोगों तक सिमट के नहीं रह जाए, बल्कि इन प्रश्नों को हम एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी इस भाषा को समझते हैं, जानकार हैं, उनके साथ इन मुद्दों पर लगातार काम करते रहें, बहस करते रहें। और वस्तुतः ये आयोजन एक विचार निवेश की परंपरा का एक विनम्र प्रयास है जहां हम हमारी नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ, अनुभवी लोगों के साथ संवाद करवाते हैं। तो आइए बात करते हैं, सुनते हैं अमित राय जी को, उनके इस दौर के उन अनुभवों को जो शायद कहीं हमारा भी मार्गदर्शन कर पाएंगे। अमित राय जी। सर अनम्यूट करिए सर। हेलो। यस सर। जी आवाज आ रही है? जी सर। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी लोगों को। मैं बहुत संक्षिप्त में जो आज का विषय है उस पर बात करूंगा। आप सभी इससे अवगत होंगे कि कोविड के दौरान जो जीवन है वो सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से हट के घरों में सिमट गया था। आप सभी ये भी जानते हैं कि जो समाज, जिस ढंग का समाज होता है, अपराध कमोबेश उसी प्रकार का होता है। अपराध समाज का दर्पण है। जिस ढंग का समाज होगा, समाज में जिस ढंग का परिवर्तन होगा, उसी तरह से जो अपराध है उसकी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आता है। जब कोविड के दौरान लॉकडाउन लागू हुआ तो सड़कों से और
सार्वजनिक स्थलों से जो अपराध था वो लगभग रुक सा गया। तो जो परंपरागत क्राइम्स हैं, जो लूट, डकैती, स्नैचिंग, छेड़छाड़, इस तरह की जो अपराध हैं उसमें बहुत प्रभावशाली कमी आई। और पुलिस के लिए बड़ा अच्छा था कि अपराध अचानक कम हुए। लेकिन चूंकि लोगों का आपस में मिलना जुलना प्रत्यक्ष रूप से कम हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद बढ़े और काम की जो संस्कृति थी कार्यालय की, वो फिर आपके साइबर ढंग से शुरू हुआ, नेट के थ्रू और सोशल मीडिया के अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू शुरू हुआ। तो लोगों में जो प्रवृत्ति थी मिलने जुलने की, वो समाप्त हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से संचार संपर्क बहुत तेजी से बढ़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि जो आर्थिक पहलू है, जिसमें रोजगार आप शामिल कर सकते हैं, इसमें भी गिरावट हुई। जो लोग बाहर रोजगार अर्जित करते थे उसमें कमी आई और एक तरह से बेरोजगारी का लेवल भी बढ़ा। ऐसी स्थिति में साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं उसमें उछाल देखने को मिला। जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सब में कहीं न कहीं नए ढंग से अपराध कारित किए जाने की प्रवृत्ति, पैसा फ्रॉड करके अर्जित किए जाने की प्रवृत्ति, इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। जो हम लोगों ने एक सामान्य रूप से विश्लेषण किया, जैसे फेसबुक पे ये चीजें बड़ी तेजी से आने लगी कि जो भी आपके घनिष्ठ लोग हैं, आपका एक फेक आईडी बना के उनसे संपर्क करना और उनसे ये हवाला देके कि हमारे घर परिवार में कोई बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे इस खाते में, इस अकाउंट में पैसे भेज दें। तो इस तरह की घटनाएं शुरू हुई। पुलिस ने मुकदमे पंजीकृत किए, इस पे कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ लोग पकड़े भी गए। लेकिन जो सबसे जरूरी था, जागरूकता। हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सक्रिय किए जाने का जो काम है वो हम लोगों ने बड़े अच्छे से किया कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ये जरूर लिखें कि हमारा यही एक अकाउंट है और कोई दूसरा अकाउंट नहीं है। अगर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या कोई संपर्क आपसे करता है मेरे नाम पर या मेरे आईडी पर या मेरे फोटो पे, तो उसको कतई रिप्लाई न दें और उसके संदर्भ में पुलिस को तत्काल रिपोर्ट करें। दूसरी चीज जो बहुत तेजी से सामने आई वो है हैकिंग। क्योंकि जितने अच्छे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट किया, उनके काम में भी कमी आई, तो इस तरह की गतिविधियों में वो इन्वॉल्व हुए। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके जो महत्वपूर्ण डाटा हैं, उनके जो साइट्स हैं, उस पर अटैक किए गए ताकि उनका जो डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी डॉक्यूमेंट है या उनका जो गोपनीय डॉक्यूमेंट है उसको चुराया जा सके, उसमें छेड़छाड़ किया जा सके, उससे कुछ डाटा हम चुरा के उसका व्यावसायिक उपयोग करके हम पैसा कमा लें। एक तीसरी प्रवृत्ति जो सामने आई वो है हनी ट्रैप की। विशेष रूप से आर्मी या पुलिस या अन्य जो साधन हैं जहां गोपनीयता ज्यादा जरूरी है, उसमें कुछ लोगों ने इस तरह की गतिविधियों में अपने आप को शामिल किया कि छद्म नाम से या कोई किसी महिला का फोटो लगा के किसी पुरुष ने एक जो ब्लैकमेलिंग करके पैसा ऐंठने की प्रवृत्ति है, उनसे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, फिर उनसे बातचीत की, फिर उनसे कहीं मुलाकात किए, फिर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और फिर उस रिकॉर्डिंग के आधार पर उनसे एक्सटॉर्शन का काम किया। इस तरह की प्रवृत्ति जो है बहुत तेजी से बढ़ी। अभी मेरठ में ही कल एक गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की जो इस तरह की गतिविधियां करते थे और इसमें दुर्भाग्य से सेना के भी कुछ जवान निचले स्तर के, उनसे ठगी की गई, उनको इस तरह से ब्लैकमेल किया गया था। तो इस तरह की भी गतिविधियों में
बढ़ावा मिला। और साइबर क्राइम के अतिरिक्त अगर आप देखिए तो डोमेस्टिक वायलेंस, इसके मुकदमों में वृद्धि हुई। घरेलू, चूंकि घर में सब लोग रहना शुरू किए और कहीं ना कहीं आपस में वाद विवाद हुआ, किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई, तो इसको लेके मुकदमे आए, FIR लिखे गए और इस तरह की गतिविधियों में भी परिवर्तन हुआ। अभी एक बात पे डॉक्टर भनावत साहब जो कह रहे थे कि साइबर क्राइम या इस कोविड के दौर में जो अपराध हुए, अगर उनकी पृष्ठभूमि पर हम विचार करें तो ये बिल्कुल नई बात है कि बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे, बहुत हाईली एजुकेटेड, टेक्निकली स्ट्रांग लोग इस अपराध में शामिल हो रहे हैं। परंपरागत जो अपराध होता है उसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं, या जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत कमजोर होती है या आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन जो साइबर क्राइम का ये नया ट्रेंड देखने को मिला है, इसमें अच्छे लोग हैं और यहाँ तक कि संपन्न लोग हैं, जिनको आर्थिक कोई कष्ट नहीं है, आर्थिक दुर्व्यवस्था उनके जीवन में नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड हो गया है कि हम साइट हैक करें, हम गोपनीय चीजें चुराएं और फिर उसको बेच के या उसको कहीं भेज के उससे हम आर्थिक लाभ प्राप्त करें। तो ये प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है। अगर किसी अभाव या कमी की वजह से कोई अपराध करता है तो वो तो कुछ समझ में आता है, लेकिन अगर आप संपन्न हैं, अगर आप अपने ज्ञान से अच्छा धनार्जन कर सकते हैं, वो न करके आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होकर पैसा कमा रहे हैं, तो ये चीज बड़ा चिंताजनक है। और आप सभी लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, नौजवानों का मार्गदर्शन करते हैं, तो इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम अपने युवा पीढ़ी को इस ढंग से शिक्षित करें, इस ढंग से उनका मार्गदर्शन करें कि अपने ज्ञान का सदुपयोग वो राष्ट्र निर्माण के लिए करें। आर्थिक लाभ, आर्थिक कमाई जो करनी है वो लीगल साधनों से करें। ज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग गलत काम करने के लिए या बेहताशा धनार्जन के लिए कि कितने जल्दी से जल्दी हम धनी हो जाएं, कितना जल्दी से जल्दी हम पैसा कमा लें, इसमें न करें। ये हमारा, आपका, सबका दायित्व है कि नौजवानों को हम जागरूक करें। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए सबसे जरूरी जो मुझे लगता है वो जागरूकता है, जानकारी है। अनावश्यक किसी भी पोस्ट को या किसी भी साइट को छेड़ना, उस पर कमेंट करना, कोई भी व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं या नहीं जानती हैं उनसे फ्रेंडशिप करना, या किसी भी तरह की तमाम चीजें आप देखेंगे सोशल मीडिया साइट पे उपलब्ध होती हैं, अनावश्यक उसमें अपने आप को इन्वॉल्व न करें। अगर आप अपने आप को संयमित रखें, जिसको आप जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, जिसके बारे में आप कहीं न कहीं से परिचित हैं, उनसे अगर आप जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो चीज आपके लिए सुरक्षित रहती है। लगभग 90% मामलों में हम लोगों ने यही देखा कि जो भी गलतियां हुई हैं अनजाने में हुई हैं। अनजाने में किसी ने कोई लिंक भेजा, आपने उसको स्वीकार किया, या कोई पोस्ट भेजा, उस पर आपने कुछ कमेंट किया, या कोई फर्जी ऐप बना लिया है, उस पर आपने कुछ डाला या कुछ उसका उपयोग किया। इससे क्राइम होता है और अनजाने में होता है। तो ये बेहद जरूरी है कि अपने आप को संयमित रखें। अनजाने में बिना जानकारी के लोगों से जुड़ने का कोई औचित्य नहीं है। जिसको आप जानते हैं उससे मित्रता रखें, उससे संबंध रखें, ये ज्यादा उचित है। अब मैं मैम से गुजारिश करूंगा कि कुछ अगर प्रश्न हो या कोई अन्य बात हो तो उस पर पूछ सकते हैं। अमित जी ने सर बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से उस आपराधिक दुनिया में जिस तरह की प्रवृत्तियां घर कर गई हैं उनके बारे में जानकारी दी, और विशेषकर साइबर क्राइम, इस साइबर क्रांति ने जहां हमारे जीवन को बहुत सहज सुलभ बना दिया है, शायद ये इस तकनीक का ही कमाल है कि आज हम देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए भी एक साथ संवाद कर पा रहे हैं। तो यह तकनीक हमारे जीवन को सहज बना रही है या हमारे जीवन के लिए घातक बन रही है। आपने सही कहा कि वो संस्कार, तो मुझे लगता है पेरेंटिंग की भी शायद इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारी नई शिक्षा नीति में जो ये बात की गई है कि प्रारंभ से ही
उन नैतिक मूल्यों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो हम 3G 4G के दौर में हैं। 5G 6G के दौर में ये तकनीक हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां पैदा करेंगी, ये समय के संदर्भ में। और मुझे एक कोटेशन याद आया कि एक बार किसी ने कहा कि भगवान ने दुनिया बनाई, सो गया। भगवान ने इंसान बनाया, सो गया। इंसान ने मोबाइल बनाया, ना खुद सोया ना दूसरे को सोने दिया। जिस तरह से मोबाइल ने हमारे जीवन में हमारे पूरी जीवन शैली को ग्रस्त कर लिया है, इसी के साथ जिन खतरों की और अमित जी ने संकेत किया, वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने आए हैं। और इसीलिए बार बार ये बात विज्ञापनों में, आलेखों में और शोध में कही गई है कि हमें बहुत सावधानी के साथ इस तकनीक का उपयोग करना है। और आपने एक पुलिस अधिकारी के रूप में जो अपने अनुभव शेयर किए धरातल के, उसको देख के मुझे राजस्थान पुलिस का एक स्लोगन याद आ रहा है, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। तो इस विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए मुझे लगता है कि आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी। यदि अमित जी पूरे टाइम बैठ पाए तब तो सवाल अपन लास्ट में लें, और यदि आपके कार्यालय की और जो भी चूंकि व्यस्तताएं रहती हैं पुलिस अधिकारी के रूप में, और यदि आप नहीं रुक पा रहे हैं, तो यदि हमारी ऑडियंस में किसी के मन में कोई संदेह हो तो अभी बात कर सकते हैं। अमित जी, आप रुकेंगे पूरे टाइम या? जी अभी हम रुके हुए हैं, अगर कोई बहुत अर्जेंट हुआ तभी जाएंगे, नहीं तो रुके रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर जब आप, मैं फिर बाद में ले सवाल, सबकी बात हो जाए उसके बाद ले लें फिर। सूट करेगा आपको या पहले लेना है? ठीक, चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं। नहीं, हाँ कुछ कह रहे हैं सर? अमित जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, आप आमंत्रित करें। नहीं, हम रुके हैं, रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं वैभव गोयल भारतीया जी को। जैसा डॉक्टर उषा ने कहा कि वो मूलतः विधि के विद्यार्थी हैं, तो वैभव गोयल जी मेरठ की सुभारती, विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर और डीन के रूप में काम कर रहे हैं। विधि या लॉ, उसका हमारे जीवन में जो उपयोग है, मुझे लगता है कानूनों की जानकारी तो हर व्यक्ति के लिए होना अनिवार्य है, क्योंकि अज्ञानता कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो विधि शिक्षा को लोकप्रिय बनाने की दिशा में वैभव गोयल भारती जी का बहुत बड़ी भूमिका रही है। और न सिर्फ देश में वरन देश के बाहर भी ऐसे अकादमिक संस्थानों के साथ आपने काम किया है जो इस क्षेत्र में लगातार शोध अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। एक विचारक के रूप में, रचनात्मक शिक्षक के रूप में और डीन प्रोफेसर के रूप में एक प्रशासन में भी आपकी भूमिका रही है। आपकी जो उपलब्धियां हैं, उस कारण वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस मुंबई ने विश्व के 100 श्रेष्ठ प्रोफेसर्स, 100 डेडिकेटेड प्रोफेसर्स की श्रेणी में आपको पुरस्कृत किया था। LBS एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, जो एक तरह से इस देश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक कर्मस्थली है जहां इनका शिक्षण प्रशिक्षण होता है, उस एकेडमी के साथ साथ अदिस अबाबा विश्वविद्यालय इथोपिया और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर जैसे अकादमिक संस्थाओं के साथ भी आपका जुड़ाव रहा है। मैं वैभव गोयल जी को आमंत्रित करता हूं कि इस आपराधिक दुनिया में, क्योंकि सब चीजें कानून से संचालित होती हैं, तो उस सारे संदर्भों को एक शिक्षक के रूप में, एक विधिवेत्ता के रूप में आप किस तरह से अनुभव करते हैं, डॉक्टर वैभव गोयल भारती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं प्रयास करूंगा कि जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है उसको निभा पाऊं। वैसे तो मैं एक विद्यार्थी हूं, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो पहली चीज जब बात आती है वर्तमान में आपराधिक प्रवृत्तियां पिछले कोविड-19 के अंदर रही हैं, तो पहले मैं कुछ आंकड़ों की तरफ आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा। पोबेट कॉजनेव 2020 रिसर्च का जो डेटा पब्लिश हुआ, उसके अंदर कहा गया कि अगर यदि देखा जाए बड़े स्तर के क्राइम में लगभग 44% की गिरावट आई, मर्डर या उससे बड़े अपराधों के अंदर 61% तक की गिरावट आई है। इसके अलावा अगर यदि हम बात करें
चोरी या इस प्रकार से जुड़े हुए अपराधों के अंदर 63% की गिरावट आई और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर 64% तक की गिरावट देखने में आई है कोविड-19 के ड्यूरेशन में। ये एक डेटा है और इस डेटा का जो बेस है वो 1 लाख बिहार के लोगों के ऊपर स्टडी किया गया था और उसके बाद में ये डेटा निकल कर आया। इसी के साथ मैं दूसरी स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा जो एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की वेबसाइट पर दिया। उन्होंने कहा मार्च और अप्रैल के अंदर 1 महीने के ड्यूरेशन के अंदर लगभग 310 ग्रीवियंसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट रजिस्टर हुई और 885 अलग तरीके के वायलेंस की कंप्लेंट रजिस्टर हुई। इसके ऊपर रिसर्च की गई और ये देखने में आया कि ये वो कंप्लेंट थी जहां पर लोग हाईली लिटरेट थे और कुछ ऐसे मामले भी रहे होंगे जहां पर फिजिकली एंड अदरवाइज महिलाएं अपने आप को एक माहौल से नहीं निकाल पाई और उनका कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो किसी ना किसी तरीके के वायलेंस का शिकार रही होंगी और वो मामला किसी ना किसी कारण से सामने नहीं आ पाया। वैसे तो जो एक पुलिस अधिकारी और ऊपर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा इस विषय पर जब अपनी समीक्षा कर दी जाए तो विधि के विद्यार्थियों द्वारा अपनी बात को रखने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। तो जब हम बात करते हैं लॉ की और ट्रेंड ऑफ वायलेंस एंड क्राइम की, तो सबसे पहले मुद्दा ये आता है कि भाई लॉ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म है। यदि वो मैकेनिज्म हमारे पास सही काम कर रहा है तो क्राइम कमिट नहीं होगा। कुछ पृष्ठभूमि में लेकर जाना चाहूंगा कि जब हम क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं तो 4 तरीके की थ्योरीज हैं जो बाय एंड लार्ज काम में आती हैं, जिनके बेस पर हमारा पूरा आज का रिफॉर्मेटिव सिस्टम बेस्ड है। सबसे पहली थ्योरी पर हम बात करते हैं डेटरेंट, जहां पर हम कुछ ना कुछ डेटरेंस बनाते हैं और हम एक ऐसा डेटर या एक ऐसा मतलब एक ऐसी चीज लागू करते हैं जिससे डर के कारण लोग अपराध कारित नहीं करते। दूसरा टिट फॉर टैट की अपराध के बदले में जिसने जिस तरीके का अपराध किया उसी तरीके का पनिशमेंट दिया जाए। लेकिन अगर यदि हम पिछले इतिहास के पन्नों के अंदर जाकर देखते हैं, डेटरेंट और रेट्रिब्यूटिव थ्योरी दोनों ही फेल रही, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के समय में जिस समय पिक पॉकेटिंग की सजा जो पब्लिक प्रोसेशन पर कैपिटल पनिशमेंट हुआ करता था, वहां पर पिक पॉकेटिंग हो जाया करती थी और रेट्रिब्यूटिव में तो बदले की भावना रही। तो बात निकल कर आई कि भाई प्रिवेंटिव थ्योरी कि व्यक्ति को अपराध कारित करने का मौका ना मिले तो अपराध कम हो जाएगा। देखा गया कि हाँ, विश्लेषण किया गया कि हाँ, रेट्रिब्यूटिव ये रिफॉर्म प्रिवेंटिव थ्योरी जो है वो काफी हद तक अपराध को कम कर सकते हैं। जो अपराध करने वाला है यदि उसे अपराध करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपराध कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि हम लोगों के ऊपर किस तरीके से शास्ति रखें कि वो अपराध कारित ना कर पाए। तो जो हमारा जो आज का लीगल सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसके अंदर थोड़ा सा डेटरेंस भी है और थोड़ा सा प्रिवेंटिव मैकेनिज्म भी है और थोड़ा सा उसके अंदर उनका रिहेबिलिटेशन एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है। जैसा कि कहा गया, अपराध मनोवृत्ति से जुड़ा होता है। कहने का मतलब आदमी की साइकोलॉजी से, कहने का मतलब जो साइकोलॉजिकली इल है वो अपराध कारित करेगा ही करेगा। जैसा कि कहा गया कि वास्तव में जब व्यक्ति जिसको अपराध कारित करना है वो अपराध कारित करेगा ही जब उसे एक पर्टिकुलर जगह पर अपराध कारित करने का मौका नहीं मिला। जो सड़कों पर शहर में खुलेआम अपराध कारित करता था उसकी साइकोलॉजी वही है, तो अपराध कारित करने के लिए वो नए पहलू और नए काम करना शुरू करेगा। अब अगर देखा जाए तो अगर मैं बात करूं प्रिवेंटिव थ्योरी की, तो कहीं ना कहीं जब लोगों को मौका ही नहीं मिला, लोग घर के अंदर कैद हो गए, तो अपराध कम होने चाहिए थे। तो देखने में आया वो अपराध जो एक नॉर्मल कोर्स के अंदर जिस समाज के अंदर चल रहे थे, वास्तव में उन अपराधों के अंदर एक सिग्निफिकेंट उस ग्राफ के अंदर वो रिडक्शन आया। और अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो की वेबसाइट पर अगर डेटा देखते हैं, जो रिपोर्टिंग है वहां पर मैंने मालूम किया, जब ये टॉपिक मालूम पड़ा तो वहां पर जो डेटा है वो बताता है कि जो रेगुलर जो एक मतलब रूटीन में क्राइम हो रहे हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट मतलब उसके अंदर डिटोरिएशन, उसके अंदर ग्राफ डाउन हुआ। लेकिन कुछ नई अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ी। इसके अंदर कुछ अपराधों का तो जिक्र आया जिसके अंदर बात की गई साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम के अंदर जो आईटी एक्सपर्ट थे, जो इंजीनियर्स थे और जो कंप्यूटर इंजीनियर थे, उन्होंने डिवाइस डेवलप करी और किसी ना किसी तरीके से उन्होंने वर्क डेवलप किया मोबाइल मिररिंग का।
यानी कि वो सामने वाले के मोबाइल को बात करते करते अपने उसका मिररिंग कर लेते हैं और उसके ऊपर कोई भी कोडिंग, कोई भी पासवर्ड या कोई भी वर्किंग आएगा तो मिररिंग के अंदर वो उनके मोबाइल या उनके लैपटॉप या उनके डेस्कटॉप पर वो शो होगा। इससे एक नए तरीके का एक नया ग्रुप डेवलप हुआ इंडिया और अब्रॉड। कहीं ना कहीं इस कोविड के समय जो क्राइम की टेंडेंसीज रही, जो मैंने स्टडी किया और जो मैंने देखा, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, वो बाय एंड लार्ज आइडेंटिकल रही। तो उस मोबाइल मिररिंग के द्वारा लोगों ने जो एटीएम और जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो पैसा निकाला गया, वो क्राइम एक सिग्निफिकेंटली बढ़ा। अगर यदि मैं क्राइम टेंडेंसीज की बात करूं, दूसरी तरफ बात करी गई वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड, वायलेंस अगेंस्ट और ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन, वहां पर तो मेरे डबल ओपिनियन है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोग मोहल्ले में रहे, सड़कें शांत थी, और ये सबको मालूम है कि वॉइस पॉल्यूशन हो या एनवायरमेंट मतलब डिफरेंट अदर कैटेगरी ऑफ पॉल्यूशन, वो कम हुआ। और कहीं ना कहीं समाज की एक शास्त्री जो सोशल डेटरेंस होता है, वो व्यक्ति को काफी हद तक अपराध कारित करने से रोकता है। और मोहल्ले के अंदर जब व्यक्ति घरों के अंदर कैद हुए तो एक घर की आवाज 3 घरों तक आराम से सुनी जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन मेरे को लगा कि जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन में भी आया। लेकिन कहीं ना कहीं जो घर के बच्चे हैं, चाहे शिक्षा के नाम पर या आमदनी कम हो जाने पर, जो बच्चों की और फैमिली की टेंडेंसीज डेवलप हो गई थी, जो फूड हैबिट्स डेवलप हो गई थी, जो उनकी घर के अंदर डिमांड्स डेवलप होने लगी थी, उन चीजों को देखते हुए उस लेवल पर थोड़ा जो मैंने डिस्कशन किया और अपना पर्सनल रिसर्च किया, जैसे जून के अंदर हमने अपने एलएलएम के बच्चों को एक टास्क दिया कि आप अपने नेबर्स में, अपने रिलेटिव्स में एक स्टैटिस्टिक्स डेवलप कीजिए कि आजकल लोगों की किस तरीके की टेंडेंसीज डेवलप हैं टुवर्ड्स स्टडी एंड टुवर्ड्स क्राइम, लोगों का क्या सिनेरियो है। तो वहां पर निकल कर आया जो बच्चे हैं टीनेजर्स, यानी कि 15 साल से छोटे, टीनेजर भी नहीं कहूंगा, 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनके प्रति थोड़ा सा जो अगर घर के प्रति वो क्राइम कहें या उनका ट्रीटमेंट कहें या उनका मतलब डिफरेंट तरीके से उन्हें पढ़ाई के लिए प्रमोट करने के लिए उनकी पिटाई की गई, उस तरीके की चीजें थोड़ी ज्यादा सामने देखने को मिली। इससे अलग बात करें, जैसा ये पॉइंट टच किया जा चुका है, जैसे फेक आईडी बनी, हनी ट्रैप के केसेस को सर ने बता दिया। लेकिन इसके अलावा दो जो स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं जिनको हिंदुस्तान के अंदर 2013 के बाद में महसूस किया गया, स्टॉकिंग एंड वॉयरिज्म, जिसको इंडियन पीनल कोड के अंदर स्पेसिफिकली जगह दे दी गई, जो हिंदुस्तान के अंदर कहीं डिफाइन नहीं थे। स्टॉकिंग्स जिनके अंदर आदमी सामने वाले के प्राइवेट मूवमेंट्स को या जिस समय वो अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों के अंदर है उनको ऑब्जर्व करना या उनका फोटो खींचना, घर के अंदर रहते हुए कई बार व्यक्ति के सामने अड़ोस पड़ोस में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इस तरीके के मौके रहे, तो लोगों ने इस तरीके के क्राइम को कमिट किया। और अवेयरनेस ना होने के कारण इस तरीके के क्राइम की शायद रिपोर्टिंग भी कम हुई, या दूसरा तरीका हम ये कहें, अवेयरनेस होती भी है तो कई बार व्यक्ति अपनी इज्जत और अपने स्टेटस के लिए कई बार इस तरीके की छोटी छोटी चीजों को रिपोर्ट नहीं करते और अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। दूसरा जो एक कैटेगरी ऑफ क्राइम है दैट इज वॉयरिज्म। चाहे हम किसी को फॉलो करें, पब्लिकली नहीं, इंटरनेट पे फॉलो कर रहे हैं, उनके लॉग इन एंड लॉग आउट और उनके टाइमिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। और मोर स्पेसिफिकली जब व्यक्ति किसी महिला के सोशल नेटवर्क को या सोशल मीडिया को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है और उसकी एक्टिविटी को फॉलो करके उसे मिस कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर मल्टीपल टाइम एंड रेगुलर इंटरवल्स पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर उनकी चीजों को फॉलो करके उन चीजों के द्वारा उनके फैमिली मेंबर्स को कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, उस तरीके की भी घटनाएं देखने को मिली। अगर यदि हम बात करें महिलाओं के प्रति अगर यदि अपराध की प्रवृत्ति, तो इसके अंदर स्पेसिफिकली एज को जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि क्राइम के अंदर बेंथम जो एक तरीके से जूरिस्ट रहे और उन्होंने अपना जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस या पीनल स्टैट्यूट दिया, उन्होंने कहा क्राइम कमिटमेंट के अंदर व्यक्ति की एज, व्यक्ति का माइंडसेट और उसका फैमिली बैकग्राउंड और उसका जो पर्सनैलिटी है, तीनों चारों चीजें काम में आती हैं। और जब पर्सनैलिटी की बात आती है तो वहां पर हमारे दो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, लुम्ब्रोसो एंड सदरलैंड, वो बताते हैं कि कौन व्यक्ति किन परिस्थितियों में कैसे क्राइम करता है। तो वहां पर कुछ चीजें पॉइंट में आती हैं। नेसेसिटी, व्यक्ति को जब आवश्यकता लगती है तो वो क्राइम करता है। जब लॉकडाउन के अंदर लोगों के अंदर पीयर कंपैरिजन कम हुआ,
कि सामने वाला किस तरीके के होटल में जा रहा है, सामने वाला किस तरीके की सिनेमा को देख रहा है, सामने वाला किस तरीके से अपनी मतलब कुलीग या अपोजिट जेंडर के कुलीग के साथ घूम रहा है, फिर रहा है और स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नेसेसिटी के अंदर वो कमी देखने में आई, तो कुछ क्राइम कम हुए। दूसरा, अपॉर्चुनिटी, क्राइम करने की अपॉर्चुनिटी के अंदर सिग्निफिकेंट फॉल देखा गया, क्योंकि घर के अंदर रहते हुए लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दे हैव द क्रिमिनल इंस्टिंक्ट एंड द क्रिमिनल माइंडसेट, बट दे वर नॉट इन ए पोजीशन टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू कमिट क्राइम। और इसका इम्पैक्ट यहां पर मैंने 2 विलेजेस से जो मेरे पास डेटा कलेक्ट हुआ, वहां पर यह देखा गया कि चूंकि गांव के अंदर वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी और गांव के अंदर उस लॉकडाउन का वो इम्पैक्ट नहीं था, तो वहां पर क्राइम सिनेरियो एज सच कम नहीं हुआ। जो डोमेस्टिक और जो बाकी चीजें चलती थी वो एज इट इज चलती रही। और उसके साथ साथ जो अर्बन सोसाइटी, जो हम बात कहें, जो अर्बन सोसाइटी की क्रिमिनल टेंडेंसीज वाले टीनेजर्स एंड हम ये कहेंगे एडल्ट्स थे, उन्होंने अपने पीयर ग्रुप के साथ अपने आप का एक शिफ्ट किया। मौका देखकर वो विलेजेस के अंदर रहे और वहां पर उन्होंने डिफरेंट तरीके के क्राइम को मतलब अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। एक सबसे बड़ा और माइंडसेट कि जब आदमी प्लानिंग करता है तो उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटी होती है कि अपनी प्लानिंग को किस तरीके से किस कंपनी से अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर यदि हम देखें उस प्लानिंग के अंदर जो उनके पास मैकेनिज्म था, वो कहीं ना कहीं वो 2 से 3 घंटे का जो लॉकडाउन के अंदर जो एक रिलीफ मिलता था वो, या फिर ये कहा जाए कि मोबाइल और इंटरनेट कॉलिंग और मोबाइल कॉलिंग। तो यहां पर जो मैंने स्टेटिस्टिक्स डेवलप करी, जैसे क्लासेस चल रही थी मार्च अप्रैल तक, अगर हम क्राइम का सिनेरियो देखेंगे अप्रैल में 10 अप्रैल तक, 22 मार्च से 10 अप्रैल तक, तो उसके अंदर अगर देखने में जो आया वो एक अलग डेटा था। लेकिन 10 अप्रैल के बाद जब डिग्री कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, उन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर फेक आईडी से, क्योंकि बच्चों ने फ्रेंडली रिलेशन के अंदर अपने फ्रेंड्स लोगों को मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ मॉकरी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जोक, कुछ लिंक्स को शेयर किया। और उन लिंक को शेयर करने के बाद में कुछ आउटसाइडर उन ग्रुप्स के अंदर रहे और उन्होंने डिफरेंट तरीके से, अगर यदि मैं कहूं एब्यूजिव लैंग्वेज, दैट इज आल्सो ए क्राइम इनटू द एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड। वो ना केवल लड़कियों के अगेंस्ट में, वो लड़कियां जो लड़कों को प्रॉपर तरीके से, अगर यदि मैं बात कहूं प्रीवियस, अगर यदि उनका जो फ्रेंडली इंक्लिनेशन था उसके अंदर जहां उन्हें सक्सेस नहीं मिला, तो उन्होंने अपने उन फ्रेंड्स को उन लड़कियों के प्रति अलग तरीके से एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कराई। और अगर उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास किया गया तो वो भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंट तरीके से उन्होंने उस क्लास को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। क्योंकि इनिशियली अगर यदि 10 या 8 या 9 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हुई, तो जो भी फैकल्टी मेंबर्स भी थे बाय एंड लार्ज दे वर नॉट दैट मच यूज्ड टू फॉर दिस हाईटेक फैसिलिटी। तो कहीं ना कहीं उस चीज के कारण भी वो जब तक धीरे धीरे एक्यूप होते, तो लगभग 1 महीना इस तरीके की चीजों को देखा गया। जो थेफ्ट का सिनेरियो था, जो थेफ्ट और जो चोरी चकारी की घटनाएं पब्लिक प्लेस पर होती थी, वो चोरी चकारी की घटनाएं मतलब हाईटेक हो गई और साइबर क्राइम और आईटी से रिलेटेड, आईटी से जुड़ गई। और जो अनपढ़ समाज घटनाओं को अंजाम देता था वो किसी ना किसी तरीके से वो तो शांत हो गए, लेकिन एक पढ़ा लिखा समाज और जिसे मैं कहूंगा एक थोड़ा खुरापाती समाज, वो इस तरीके की घटनाओं के अंदर आया। और इस तरीके की घटनाओं के अंदर अगर यदि वैसे आंकड़ा तो बेहतर आंकड़ा जो हमारा साइबर सेल है मेरठ का या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो साइबर सेल है, इन्होंने बेशक कुछ चीजें रिपोर्ट हुई, कुछ अनरिपोर्टेड चीजों को भी देखा जाए तो डेटा और स्टैटिस्टिक्स निकल कर आएगा। तो जो 16 से 22 साल का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, शायद वो इन चीजों के अंदर ज्यादा निकल कर आया। सर इस चीज को ज्यादा बेहतर बताएंगे। एक चेंजिंग डायमेंशन और क्राइम का एक शिफ्ट कहूंगा। और अगर दूसरे तरीके से अगर यदि मैं एक लॉ मतलब एक लीगल रिफॉर्मर या लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से बात कहूं, तो ये जो 9 महीना था ये एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, नॉट ओनली फॉर द सिविल सोसाइटी बट ऑल्सो फॉर द क्रिमिनल्स। कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि क्रिमिनल ने भी ये देखा कि भाई अब व्हाट नेक्स्ट एंड हाउ दे कैन सर्वाइव, क्योंकि उन्हें जो आदत पड़ी हुई थी, देन कहीं ना कहीं वो चीजें शिफ्ट रही और वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जो नॉर्मल क्राइम था वो क्राइम कहीं ना कहीं साइबर स्पेस और साइबर क्राइम के रूप में शिफ्ट हुआ। और
जो लोग इस तरीके से साइबर क्राइम के अंदर नहीं आ पाए, तो उस चीजों के अंदर वहां पर एल्कोहल एंड ड्रग्स जो ओपन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं था, उनकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। जो अल्कोहल मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं था, उस चीज को लोगों ने जो आउटस्कर्ट के अंदर शॉप से वहां से मैनेज करके, और सिगरेट्स को, टबैको प्रोडक्ट्स को, क्योंकि प्रॉपर बैन लग गया था स्टार्टिंग के अंदर, कोई दुकानें खुली हुई नहीं थी, उनके अंदर ब्लैक शुरू हुई। और उस ब्लैक शुरू करने के बाद ये भी हुआ, जब उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, अगर यदि कुछ लोग गए तो उनसे छीना झपटी और इस तरीके की घटनाएं भी घटित हुई। आई एम नॉट श्योर इस तरीके की कितनी घटनाएं आई। और सबसे बड़ी चीज जहां पर मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जो हमारी टीनेजर ग्रुप के लोग थे, वो जिसके अंदर ट्रैप हुए, जब मैक्सिमम वर्क, पढ़ाई भी और एंटरटेनमेंट भी, वो लैपटॉप और मोबाइल तक लिमिटेड होकर रह गया, तो आईटी वालों ने क्या सिस्टम स्टार्ट किया, पॉपअप। उन्होंने पॉपअप को वहां पर मूव करना शुरू किया, एंड दे हैव गिवन दैट टू ग्रो द पॉपअप। यानी कि किसी भी एक आप क्लास ले रहे हैं, उसके अंदर एक छोटा सा पॉपअप आएगा, द मोमेंट यू विल क्लिक, पहले और दूसरे इंस्टांस में तो हो सकता है कि आप लोगों को फ्री में कुछ इस तरीके की सामग्री मुहैया कराई जाए जो, अगर मैं इंडियन पीनल कोड के हिसाब से कहूंगा, तो वो प्रोहिबिटेड रहेगी। और वो पोर्नोग्राफिक जो मटेरियल था, उसमें टीनेजर्स को ट्रैप करा गया, और घर के अंदर चूंकि एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग, जिसके अंदर फादर का मोबाइल जो इजीली अवेलेबल रहता था, और एटीएम के थ्रू पैसे को इजीली निकाला जा सकता था, तो उन युवा बच्चों के कारण कहीं ना कहीं वो जो कहना चाहिए कि इस तरीके के जो आईटी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी काफी मनी एक्सट्रैक्ट किया। मनी ब्लैकमेलिंग और जो इससे रिलेटेड चीजें रही, वो तो काफी हद तक चलती ही रही। और अगर यदि बात की जाए आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 जब धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हुआ, और धीरे धीरे यदि मैं जून ऑनवर्ड्स की बात करूं, तो वहां पर जो घर खाली थे, जो किराए के मकानों में लोग रहते थे और वो अपना मकान खाली करके चले गए थे, वहां पर ये मालूम पड़ा कि जो 2 महीने तक कोई चोरी चकारी का काम नहीं कर पाए, उन्होंने वहां पर छोटी छोटी चोरियों की घटनाएं भी सामने आई। और इस तरीके का अपराध और इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्तियों वाले लोगों ने धीरे धीरे मतलब उन घटनाओं को अंजाम देना शुरू करा। और सबसे बड़ी चीज अगर यदि हम बात कहें कि इस समय लोगों ने जो कुछ, जैसे अगर यदि हम बात करें, क्योंकि क्राइम को हमें लिमिट नहीं करना है, हमारे जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, क्राइम के अंदर अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करें, तो फैब्रिकेशन भी वहां पर आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ए फोर्स डॉक्यूमेंट एंड यूज ऑफ दैट डॉक्यूमेंट एज ट्रू। क्योंकि जरूरत पड़ने लगी थी, अगर यदि आपके पास एक कोविड पास है, अगर यदि पास आपके पास गाड़ी पर लगा हुआ है, तो आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। और बॉर्डर क्रॉस करते समय अगर यदि आपको पास नहीं मिल रहा है, तो कलर प्रिंटिंग और उसकी मदद से लोगों ने किसी एक पास को किसी तरीके से अरेंज करके, लोगों के इंटरनेट से और बाकी चीजों से अरेंज करके फेक इस तरीके के पास भी मुहैया कराए। तो जो देखने में आया, ये बात सही है कि अल्टीमेटली जो भी क्राइम सिनेरियो रहा, जो नॉर्मल क्राइम था, रूटीन क्राइम था, उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फॉल रहा, और एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम एंड मोबाइल मिररिंग, लैपटॉप मिररिंग और वॉयरिज्म, जिस तरीके की प्रॉब्लम, वो चीज काफी हद तक कंट्रोल में आई। और सबसे बड़ा मैं लेकिन क्राइम के साथ एक फायदे वाली बात भी बताऊंगा, जैसा कि यहाँ पर हमारे अधिकारी ने बताया कि जनता जागरूक हुई, उसे ये मालूम पड़ा कि किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना है और किस तरीके से अपने आप को सेफगार्ड करना है। हम कितना भी प्रयास करें अवेयरनेस का, लेकिन लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं उस चीज को। लेकिन पिछले 9 महीने के ड्यूरेशन में जिस तरीके से आईटी को समझा गया, जिस तरीके से आईटी टूल्स और जो हमारे सोशल मीडिया पे हमारी इंफॉर्मेशन है, उसे किस तरीके से हमें प्राइवेट रखना है, किस तरीके से उसे हमें पब्लिश करना है, इस तरीके की बहुत सारी चीजों को पब्लिक ने देखा। तो मुझे लगता है कि इन्हीं शब्दों के साथ, मेरा समय चूंकि 10 मिनट का दिया गया था, एंड आई थिंक आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो इट्स बेटर टू कंक्लूड कि जो एक रूटीन क्राइम था वो काफी कम हुआ, एक डिफरेंट तरीके का क्राइम डेवलप हुआ। और सबसे बड़ा मैं एक बात कहूंगा, एक बीइंग ए रिसर्चर ऑफ लॉ, कि कुछ बोटलनेक्स जो हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव थ्योरी क्राइम को कम कर देती है। तो प्रिवेंटिव थ्योरी में अब सभी लोग घर के अंदर रहे, व्यक्ति जो क्राइम करने वाले थे वो कहीं ना कहीं घर के अंदर थे, उनको प्रिवेंट करा गया, उनको चेक किया गया, उसके बाद भी क्राइम होता रहा।
तो हमें बोटलनेक्स देखने होंगे। अगर यदि क्राइम को कंट्रोल करना है, क्राइम खत्म नहीं हो सकता, क्राइम को कंट्रोल करना है तो हमें वो बोटलनेक्स देखने होंगे जिससे हम जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दें, रिहेबिलिटेट करें, काउंसलिंग दें, ताकि जो क्राइम करने की टेंडेंसी वाले लोग हैं वो क्राइम करने से बचें और वो अपने आप को किसी बिजनेस में और मतलब पढ़ाई के अंदर लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार कि आपने इस तरीके का प्लेटफॉर्म और इतना मतलब अच्छा टॉपिक जो वास्तव में समय की मांग भी है और लोगों के बीच लेकर आए। आई एम हाईली थैंकफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड to Sanjeev sir and to Usha madam that they have given me the opportunity to share my views on this platform. Thank you everybody for Thank you वैभव जी, आपने बहुत विस्तार से पिछले 10 महीनों में उस आपराधिक दुनिया की नई प्रवृत्तियों की ओर संकेत किया और लॉ, विधि की क्या भूमिका हो सकती है, कानून की क्या भूमिका हो सकती है, उसके पीछे जो मूल भावना जुड़ी हुई है उसके उन सैद्धांतिक पक्षों की चर्चा करते हुए बहुत सारे व्यावहारिक बिंदुओं की ओर आपने संकेत किया। किस तरह से कुछ ऐसे क्षेत्र जहां क्राइम में ह्रास हुआ, कमी आई, लेकिन उसी के साथ नई तरह की प्रवृत्तियां, विशेषकर साइबर क्राइम की काफी चर्चा हुई। अमित जी ने भी बहुत विस्तार से बात की, आपने उस बात को और आगे बढ़ाया और बहुत सारे मुद्दों की ओर संकेत किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता की जागरूकता, उचित पेरेंटिंग और एक शब्द आपने उपयोग किया, काउंसलिंग, यदि ये होते हैं तो शायद हम इन सक्षम हो सकेंगे। और इन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए आपने काउंसलिंग की बात की। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति सिडाना हैं जो इस क्षेत्र में लंबा अनुभव इनका है। डॉक्टर ज्योति शोध, अनुसंधान और काउंसलिंग, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 2 दशक से मेरा इनके साथ एक तरह से संवाद है। मेरे विभाग में लगभग 1 दशक तक इन्होंने विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट भी किया, गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी ये जुड़ी रही और वर्तमान में कोटा का जो गवर्नमेंट जीडी कॉलेज है वहाँ पर आप समाजशास्त्र विभाग में अध्यापन का काम कर रही हैं। लगभग 12-13 वर्ष का समय आपको कोटा में हो गया है। इसके पूर्व आप जयपुर के एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज में समाजशास्त्र की व्याख्याता रही हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों विषयों में आपका मास्टर्स डिग्री है और जयपुर में रहते हुए मैंने देखा है किस तरह से इन्होंने उन छोटे छोटे विषयों को लेकर के शोध किया है और स्थानीय समाचार पत्रों ने उनके उस शोध और कार्यकलापों को बहुत प्रमुखता के साथ छापा और इस समय वो देश के अनेक प्रमुख पत्रों में नियमित रूप से लिख रही है। जनसत्ता में एक तरह से रेगुलर कॉलम इनके छप रहे हैं इन्हीं सामाजिक विषयों को लेकर। द वायर, एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी है, वायर एजेंसी, उसमें ये रेगुलर लिख रही हैं। राजस्थान पत्रिका और भास्कर, इसके विभिन्न एडिशंस में लगातार इन विषयों के बारे में अपने शोध अनुसंधान को ये प्रकाशित प्रसारित कर रही हैं। पंजाब स्कूल बोर्ड और एनसीईआरटी, इसकी जो 11th और 12th की किताबें हैं, इसमें भी आपने समाजशास्त्र विषयों को लेके उनकी जो पाठ्य पुस्तकें तैयार हुई है उसमें भी अपने आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट किए हैं। और जो मेरी सीरीज थी जो मैंने अपने सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन से प्रकाशित की थी 12 किताबों की, उसमें भी बहुत सारे पुस्तकों में उनके आर्टिकल्स जो हैं, करीब 16 चैप्टर्स आपने लिखे हैं अलग अलग पुस्तकों में। करीब 45 आर्टिकल, शोध आलेख आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और 4 पुस्तकें आपकी अब तक आ चुकी हैं। और आपकी एक पुस्तक को राजस्थान सोशियोलॉजिकल जो कांग्रेस है उसने भी 2011 का बेस्ट सोशियोलॉजिकल राइटिंग इस पर पुरस्कृत किया है। राजनीति, समाज एवं ज्ञान अभिजन, इस विषय पर आपकी पुस्तक थी। आपके इन सारे अकादमिक कार्यकलापों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2018 में से आपको सम्मानित किया गया और इसी तरह इसके पूर्व 2012 में आपको राजा कमल मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार से राजस्थान में जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बेस्ट पेपर के रूप में आपको पुरस्कृत किया गया। जयपुर दूरदर्शन, आकाशवाणी और इस प्रकार के जो अन्य टीवी चैनल्स हैं उसमें बराबर आपकी सहभागिता बनी रही है और युवाओं को कई तरह की काउंसलिंग, उनके उस अवसाद से उबारने के लिए, उनकी मनस्थिति, और ये जो पेंडेमिक के दौर की हम बात कर रहे हैं उसमें कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने रही हैं। डिप्रेशन या अवसाद की जो हम बात करते हैं, क्योंकि जब हमारी सारे मूवमेंट स्थगित हो गए तो हम घरों में रह गए थे और जैसा अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने कहा कि उसमें एक तरफ सामूहिक अपराधों में जहां कमी हुई लेकिन दूसरी तरह के अपराध बढ़ने लगे। तो एक समाजशास्त्री के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में उस सारे परिदृश्य को किस रूप में देखती हैं, मैं आमंत्रित करता हूं
डॉक्टर ज्योति सिडाना को आए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर ज्योति सिडाना। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने विस्तार से बताया। अभी जो विषय चल रहा है और जिस विषय पे हम सब यहाँ सुन रहे हैं पिछले दो वक्ताओं को, उससे पहले उषा मैम को और संजीव सर को हमने सुना। संजीव सर ने बहुत विस्तार से बताया कि क्या क्या पक्ष हैं जो उभर के आए, और मेरे दो पूर्व वक्ताओं ने भी उसकी चर्चा की। मैं कुछ भी बोलने से पहले आपके सामने 3 तरह की एक रिपोर्ट का बहुत ब्रीफ प्रस्तुत करूंगी और फिर अपनी जो समाजशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक चर्चा है उसको हम जारी करेंगे। कहते हैं जो भी कोविड-19 चल रहा है, तो कोई भी महामारी आए, इससे पहले भी बहुत सारी महामारियां आई, तो कोई भी महामारी या बीमारी आती है वो केवल मानव शरीर पर ही प्रभाव नहीं डालती, बल्कि समाज की हर औपचारिक और अनौपचारिक संस्था, यानी जो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको भी खत्म कर देती है, या खत्म नहीं करती तो नकारात्मक रूप से प्रभावित जरूर करती है। तो समाजशास्त्री होने के नाते मुझे ये लगता है कि हमें उन इंस्टीट्यूशंस पर भी बात करनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपके सामने जो हाल ही में कुछ दिनों पहले अखबारों में आई उन घटनाओं को मैं एक बार आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे पहले तो मैं इंडिया से बाहर की एक रिपोर्ट आपके सामने रखूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, ये कोविड-19 के बिल्कुल प्रारंभिक फेज में, शायद अप्रैल की बात है। उसमें ये आया था कि अमेरिका में लॉकडाउन के दौरान बच्चे माता पिता से परेशान होकर चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनका कहना नहीं मानते, बल्कि कहीं दूर भाग जाना चाहते, वो घर में रहना नहीं चाहते। और लॉकडाउन के दौरान चूंकि 24 घंटे माता पिता के साथ या परिवारीजनों के साथ रहने पर मजबूर है, तो परिवार में तनाव और अवसाद बढ़ रहा है। और अधिकांश लोगों के लिए लॉकडाउन एक कैबिन फीवर है। कैबिन फीवर का मतलब यहाँ पर ड्रॉ किया गया कि एक ही जगह पर फंस जाने वाला तनाव, यानी जब आप एक जगह बंद हो जाते हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो जो बच्चा या व्यक्ति जो है तनाव फेस करता है, उसको केबिन फीवर कहते हैं। तो उस अखबार के अनुसार अधिकांश लोग जो थे वो लॉकडाउन के दौरान कैबिन फीवर का अनुभव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महिलाएं भी घर के काम ज्यादा बढ़ जाने की वजह से तनाव में और डिप्रेशन में जा रही हैं। ये रिपोर्ट थी न्यूयॉर्क टाइम्स की। अब आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही, वैसे तो ये रिपोर्ट लॉकडाउन के दौरान आई थी, लेकिन फिर ये रिवाइज हुई। तो भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, NCW, उसने एक रिपोर्ट निकाली थी मई में, और उसने कहा कि अप्रैल माह तक जो है घरेलू हिंसा की 315 शिकायतें मिली। और उसमें पैनल ने ये कहा कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे मामलों में और भी वृद्धि देखी गई। उन्होंने ये भी साझा किया कि 23 मार्च से 10 अप्रैल तक महिलाओं की समस्याओं से संबंधित कुल 370 शिकायतें मिली। उनमें से 123 घरेलू हिंसा की थी। कल्पना कीजिए, ये तो वो मामले हैं जो ऑनलाइन रिपोर्ट हुए, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में आप रिपोर्ट करने पुलिस थाने या महिला आयोग या कहीं नहीं जा सकते, किसी हेल्प सेंटर पे। तो ये वो है जो ऑनलाइन रिपोर्ट हुई, यानी जो ऑनलाइन तकनीक से परिचित था। और अब उनकी कल्पना कीजिए, ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जो ऑनलाइन तकनीक से परिचित ना होने के कारण अभी तक रिपोर्ट ही नहीं हो पाई होंगी। उनकी संख्या भी सोचिए और उसकी कल्पना कीजिए। तो ये दूसरी रिपोर्ट NCW की है। एक तीसरी रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही आई, NFHS की। मेरे एक पूर्व वक्ता ने उसका हवाला भी दिया, लेकिन ये जो हाल ही की रिपोर्ट है, इसमें आया कि देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक सर्वे किया गया हाल ही में, और उन्होंने देखा कि 5 राज्यों की 30% से अधिक महिलाएं अपने पति द्वारा शारीरिक और यौन हिंसा की शिकार हुई। 30% से अधिक। साथ ही जो वेलफेयर वर्कर थे और जो NGO के कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी एक सर्वे किया और उन्होंने कहा कि ये जो संख्या है, ये और ज्यादा बढ़ी कोविड-19 के दौरान, जो अभी NFHS ने प्रस्तुत किया। और एक चौंकाने वाला तथ्य था कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे बुरा हाल किस राज्यों का है, जरा ध्यान से सुनिए। कर्नाटक, असम, मिजोरम, तेलंगाना और बिहार का। सर्वेक्षण के अनुसार ये जो सर्वे किया गया 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में, इनमें 18 से 49 आयु वर्ग के जो महिलाएं थी, उनमें उन्होंने शिकायत की कि 44.4% महिलाएं अपने पति द्वारा घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं। बिहार में 40%, मणिपुर में 39%, तेलंगाना में 40%, असम में 32% और आंध्र प्रदेश में
30% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। ये आंकड़े देखिए मैंने आपके सामने इसलिए रखे ताकि आप जान सकें जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो, NFHS हो, NCW हो या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट हो, इन सब में कहीं ना कहीं ये जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं इनके बारे में बार बार हवाला दिया जा रहा है कि ये कम नहीं हो रही। मुझे याद है कि जब हम पढ़ा करते थे तो ये कहा जाता था कि जो अगर हम स्पेसिफिकली महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की बात करें कि जब महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, वो उनको एक आर्थिक इकाई माना जाना लगेगा, तब शायद उनके विरुद्ध होने वाला जो हिंसा है या अपराध है वो कम हो जाएगा। पर मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि महिलाओं की संख्या, शिक्षा के स्तर, महिलाओं में शिक्षा का स्तर भी बढ़ा, महिलाओं में रोजगार की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ी, यानी वो एक आर्थिक एंटिटी भी बनी। लेकिन उन सब के बावजूद, जैसे अभी कुछ वक्ताओं ने कहा भी कि ज्यादातर अपराध आजकल वो लोग कर रहे हैं जो ज्यादा शिक्षित हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो अप्रोच है उनकी बहुत ज्यादा है। अब अभी जैसे सर ने बताया कि एक काउंसलर, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, मेरे पास पहले भी फोन आते थे इस कोविड दौर से पहले, यानी मार्च अप्रैल का हम दौर माने, और अभी भी आते हैं। दोनों फोन कॉल्स में क्या अंतर होता है कि अभी के जो लोग हैं या बच्चे हैं या युवा हैं, इवन कई बड़ी एज के यानी ओल्डर और एल्डर पर्सन्स भी हैं, उनकी शिकायत यही रहती है कि अभी के दौर में जो है हम लोग बहुत ज्यादा तनाव में हैं, तनाव की शिकायत वो ज्यादा करते हैं, हिंसा की शिकायत करते हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं, ऐसी गर्ल्स चाइल्ड हैं जो ये शिकायत करती हैं कि वो अपने ही घर में हिंसा झेल रही हैं। सवाल उठता है कि इन सब के क्या कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो मानसिक विकृतियां हैं उनको। आप देखिए, अभी और ज्यादा दूर मत जाइए, अभी एक जूनियर इंजीनियर, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ यौन शोषण के मामले आए और कहा गया कि वो पिछले 10 साल से मासूम बच्चों को जो है 5 से 16 साल के बच्चों को इस तरह के मतलब लालच देता था, कुछ टॉफी चॉकलेट्स के घुमाने फिराने के, और वो उनके ऊपर उनकी फिल्म भी बनाता था, पोर्नोग्राफी करता था, उन्हें बेचता था और पैसा कमाता था। तो अपराध सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के दौर में बढ़ा है, अपराध तो पहले भी था, और हाँ, अपराध का स्वरूप जरूर बदल गया है, ट्रेंड जरूर चेंज हो गया है। जैसे लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है, लेकिन आप घर के अंदर जो क्राइम हो रहा है वो शायद या तो रिपोर्ट नहीं होता या लोग उसको क्राइम मानते नहीं है, मानने से नजरअंदाज करते हैं। मैंने सुना भी क्या, समाजशास्त्र के स्टूडेंट के रूप में मैं पढ़ती थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि वो बिना भावनाओं के, इमोशंस के नहीं रह सकता, उसको इन सब चीजों की जरूरत होती है, इसलिए शायद वो पशु से अलग है। तो परिवार में अगर वो लॉकडाउन के दौरान एक सीमा में, एक जगह पे, एक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में बनकर रह रहा था, तो प्यार और इमोशंस तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन वो बढ़े नहीं। क्यों? ये सोचने की बात है। परिवार में साथ रहने से प्यार और भावनात्मक निकटता अगर बढ़ती है तो ये घटनाएं क्यों ये सिद्ध नहीं कर पाएंगी ऐसा होता है। मनुष्य इतना एकाकी हो गया है, इतना अलगावित हो गया है कि अब वो किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता। उसकी निर्भरता मशीनों पर इतनी बढ़ गई है कि अब उसे मानव की जरूरत ही नहीं है। उसमें सहनशीलता घटी, भावनात्मक निकटता घट गई, एक दूसरे के प्रति प्रेम घट गया, संबंधों का महत्व उसने खो दिया, उसकी जो उसके अंदर जो समाज के प्रति एक जिम्मेदारी थी वो भाव भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। मैं ये चीजें इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग इसके बारे में सोचिएगा जरूर, और ऐसा नहीं है आप नहीं सोचते, लेकिन इनका एक हल निकलना चाहिए। आप लोगों को एक अकेले कमरे में रख दीजिए, शायद वो व्यक्ति परेशान नहीं होगा आज के दौर में। क्यों? क्योंकि उसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस युक्त है वो। लेकिन अगर आप उसे परिवार के साथ रख देंगे तो वो परेशान हो जाता है। क्यों? सवाल उठता है, क्या आज भी ये तर्क सही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? मेरा एक सवाल है इस पैनल के सामने भी और आप सबके सामने भी, जो इसके लिसनर हैं, सुन रहे हैं, सोचिएगा जरूर, क्या आज भी हम एक सामाजिक प्राणी हैं? क्या आज भी हमें भावनात्मकता और प्यार की तलाश है, या ये सब अब बेमानी हो गए हैं? और एक कुछ घटनाएं देखिए, पिछले कुछ दिनों मीडिया में कुछ घटनाएं आई थी, जैसे मैंने उनको गौर किया, आप सबने भी उनको पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। मुंबई में एक बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकुओं से गोद दिया।
जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बड़े भाई ने उस छोटे भाई को लॉकडाउन में बाहर जाने से मना कर दिया था। बात बहुत छोटी सी है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से एक भाभी ने अपनी ननद को मायके आने से मना कर दिया और ये कहा कि आप अभी इन दिनों मायके मत आइएगा। लेकिन वो जो बहन थी वो मायके आ गई और भाभी ने उसको इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में 35 वर्षीय शिक्षिका ने अपनी सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली क्योंकि वो तनाव में थी। उसको ये डर था कि मुझे कोविड ना हो जाए और उसने 17वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। नोएडा में टिकटॉक वीडियो पे कुछ दिनों में लाइक ना मिलने से परेशान एक 18 वर्षीय युवा ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली और चिट्ठी में लिखा कि मेरे टिकटॉक पर चूंकि लाइक नहीं आ रहे, इस बात से मैं परेशान हूं। बड़ोदरा में ऑनलाइन लूडो खेल रहे एक पति पत्नी में पत्नी ने पति को 3 से 4 बार हरा दिया लूडो गेम में। ऑनलाइन खेल रहे थे वो मोबाइल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का जमाना है आजकल। तो पत्नी को उसने इतना पीटा, वो हार नहीं बर्दाश्त कर पाया और उसने इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और उसने कहा, उसने ये उसको रिमार्क किया कि तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान और स्मार्ट समझती हो। और भी बहुत सारी घटनाएं, अगर मैं घटनाएं पढ़ने बैठी तो शायद दिन खत्म हो जाएगा। केरल में आपने सुना कि 10वीं की छात्रा ने लैपटॉप ना मिलने के कारण, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पा रही, कोटा में एक स्नातक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। और अभी दिल्ली के कॉलेज का एक आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मेरे सामने सवाल ये है, एक और ताजा घटना है कि जौनपुर उत्तर प्रदेश में होम क्वारंटाइन रह रहे पति से पत्नी ने मिलने से इनकार कर दिया तो पति ने आत्महत्या कर ली। ये क्या चीजें हैं? क्या एक बहुत अच्छे एक सोशल साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है, अल्रिच बेक नाम है उनका ये कहना है, उन्होंने जब ये किताब लिखी थी, एक रिस्क सोसाइटी नामक किताब लिखी उन्होंने, और उन्होंने बताया कि मैनेजरियल रिस्क सोसाइटी में आएंगे, एनवायरमेंटल रिस्क आएंगे। मुझे लगता है कि ये उसी तरह के रिस्क हैं। हम एक ऐसे जोखिम समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसी रिस्क सोसाइटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी कल्पना नहीं की थी और आज भी शायद जिसके परिणामों को हम नहीं सोच पा रहे हैं। ये सारी घटनाएं हैं। मैंने ये घटनाएं आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इनमें रीजन कोई बड़ा नहीं था। जिस तरह से आत्महत्याएं हुई, हत्याएं हुई, ये कोई बहुत बड़े झगड़ों की वजह नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी ये अपराध बढ़ रहे हैं। और एक चीज मुझे लगता है कि ये जो घरेलू हिंसाएं की घटना या दूसरे तरह के अपराध की घटनाएं बड़ी, यौन शोषण, जैसे मैंने अभी कहा कि एक इंजीनियर ने, एक सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने इतनी 100 से अधिक बच्चों के यौन शोषण किए, पोर्नोग्राफी की और उनको बेचा और पैसा कमाया। ये सब चीजें, वर्क फ्रॉम होम हुआ, वर्क फ्रॉम होम के कारण महिला और पुरुष सदस्य दोनों ही घर से निकलना बंद हो गया था। आपको नहीं लगता कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है लोगों में? सिर्फ कोविड में ही नहीं, वैसे भी लोग इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं। हम किसी की सुनना नहीं चाहते, हम किसी को समझना नहीं चाहते। और जब व्यक्ति ने वर्क फ्रॉम होम किया तो वो इसलिए भी इंटॉलरेंट हुआ क्योंकि जब घर से आप काम करते हैं तो घर के सदस्यों का, परिवारीजनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस काम में हस्तक्षेप बढ़ता है, इंटरवेंशन बढ़ गया और व्यक्ति इंटॉलरेंस होता गया। दूसरी एक वजह कि विश्व से या बाहर के समाज से हमारा संपर्क कम होता गया, लोगों से अंतःक्रिया टूट गई और पूरी तरीके से बच्चे या बड़े या युवा या महिला या पुरुष सभी के सभी ऑनलाइन हो गए। और ऑनलाइन रहने की वजह से यानी आप मशीनी हो गए, और जब मशीनी व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब शायद मायने नहीं रखती। अभी पूर्व वक्ता ने, अमित राय जी ने कहा था कि क्राइम एक तरह से कुछ जो ऑन स्ट्रीट क्राइम था वो कम हुआ है। मैं एग्री करती हूँ, ऐसा संभव है कि जो ऑन स्ट्रीट क्राइम होता था वो कम हुआ है, लेकिन जो इनफॉर्मल स्पेस में क्राइम था उसकी मात्रा बढ़ी है। मैंने अभी आपको आंकड़े भी सुनाए। बेरोजगारी बढ़ी, नौकरियों में छटनी हो गई, निर्धनता बढ़ी, भ्रष्टाचार के मामले आप देख लीजिए, आए दिन आपको अखबारों में रोज किसी ना किसी के भ्रष्टाचार के मामले खुलते हैं। पढ़े लिखे बड़े अधिकारी, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। उत्पीड़न घर में बढ़ा, घर में बाहर सभी जगह उत्पीड़न बढ़ा। तो क्या उत्पीड़न को आप हिंसा का एक स्वरूप नहीं मान सकते? मुझे लगता है उत्पीड़न भी हिंसा ही तो है। किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो या शोषण हो, वो अपराध को ही जन्म देता है।
साइबर क्राइम बढ़ा, अभी चर्चा भी हो रही थी इसकी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो ऑनलाइन शॉपिंग हुई, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होने लगे, और बहुत सारी कंपनियों जैसे घर पे खाना ऑर्डर करते हैं, स्विगी, जोमेटो, ऐसे बहुत सारी आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखी हैं। आप देखते हैं कि उनपे पिछले कुछ समय से कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन आता था वो बंद हो गया। तो जब कैश ऑन डिलीवरी होती थी तो उस तरह से फ्रॉड शायद नहीं होता था, क्योंकि आपने जब कोई सामान रिसीव किया उसके बाद आप पेमेंट करते थे। लेकिन अब चूंकि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, आपने ऑनलाइन पहले आपको पेमेंट करना है, तो फ्रॉड के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको पता ही नहीं लगता कब आपके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, कब आपसे कोई ओटीपी मांग लेता है, और ये सारी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये कहना कि ऑन स्ट्रीट क्राइम तो कम हुआ है, लेकिन इनफॉर्मल स्टेज पे और ऑनलाइन स्टेज पे साइबर क्राइम या क्राइम की घटनाएं कम नहीं हुई, बल्कि दोगुनी और तिगुनी तेजी से बढ़ी हैं। कुछ अंत में मैं कुछ चीजें यहाँ पर कहना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच है कि आज का जो दौर है उसमें इस तरह की चीजें नहीं हो, क्राइम को कम किया जाए, तो राज्य और समाज के संबंधों पर और उनकी भूमिका पर हम लोगों को गहन चिंतन की आवश्यकता है। राज्य और समाज जब तक अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता किसी भी लॉ को बनाकर या कोई ऐसा चीज कर, क्योंकि लॉ तो हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं, बहुत हर तरह का कानून है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हर तरह के अपराधियों के खिलाफ बहुत सारे कानून है, हर अपराध को रोकने के लिए बहुत सारे कानून है। पर क्या हम आज तक उन्हें कम कर पाए? नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि राज्य और समाज के जो संबंध है, उनकी जो भूमिका है, उस पर हमें एक बार पुनर्विचार करना होगा। परिवार, राज्य, समाज की भूमिका को पुनः आकार देने की जरूरत है। नहीं तो जो एल्रिच बेक कहते थे कि जो समाज, भविष्य का समाज कैसा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और एक लास्ट पॉइंट कि हमने ध्यान दिया कि विजिलेंस सोसाइटी, सर्विलेंस सोसाइटी की बात की जाने लगी। सभी जगह कैमरे, आप कैमरे की नजर में, आप जहां भी जाते हैं, चाहे किसी मल्टी स्टोरी में, किसी शॉप पे, आप कैमरे की नजर में है, लिखा रहता है एक कागज के ऊपर। तो सर्विलेंस सोसाइटी तो हमने बना दी है, पर ये निगरानी मूलक समाज अगर अपराध को कम करने के लिए है तब तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या इससे हम अपराध कम कर पाए हैं? हम लोगों के बेडरूम तक घुस गए हैं, हमने सब कुछ देखना शुरू कर दिया है, पर जो क्रिमिनल माइंड है, जो अपराधी व्यक्ति है, वो भी तो फिर एंटर कर रहा है हमारे घरों में, हमारे कमरों में। तो अपराध को बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो आपको क्राइम को बढ़ावा देती है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इस पर भी एक डिस्कोर्स होना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी या जो आगे आने वाली बच्चे हैं वो कम से कम इसके साइड इफेक्ट्स को जान सके। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू मैम। आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति। आपने बहुत ही विस्तार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में घटनाओं का जिक्र करते हुए कोविड-19 के वो सारे संदर्भों को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। और अंत में जो आपने तकनीक की बात कही, मेरे ख्याल हमारे बहुत सारे मित्रों के पास महीने के शुरू में एक मेल आता होगा गूगल से, जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि पिछले 1 महीने में आपने कहाँ ट्रैवल किया है। वो सारी चीजें बता देता है आपको। यदि आपकी लोकेशन ऑन है तो आपका हर क्षण जो है, और अब तो जो ईमेल आता है उसमें भी जो मेल आती है उसके 3 ऑप्शन दिखते हैं, तो कोई ना कोई आपकी हर एक्टिविटी को वॉच कर रहा है। आप टिकट बुक कराते हैं, होटलों की सूचनाएं आपके पास आ जाती है कि यहाँ होटल बुक है। तो कोई ना कोई इस तरह की मशीनें हो गई हैं। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब ऐसे मोबाइल कैमरे आ जाएंगे कि जब हम किसी के घर पे जाएंगे या कोई हमारे घर पे आएगा, मोबाइल से फोटो खींचेंगे और वो मनी मन क्या सोच रहा है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो मित्रों, वो सोसाइटी किस तरह की होगी उसकी कल्पना की जा सकती है। और आपने सही कहा कि इस तकनीक की प्रभाव के ऊपर व्यापक चर्चा की जानी चाहिए कि ये तकनीक किस तरह से हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे उस पूरा परिवेश को जो है, पारिवारिक सामाजिक जीवन को किस तरह से वो डस रही है। इसके लाभ और नुकसान किस कीमत पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये तकनीक आएगी, इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं ये शायद अवश्यम भावी है। पेंडेमिक के बाद भी मुझे लगता है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो जारी रहेंगी, क्योंकि ये भी एक वरदान है कि आज हम फिजिकल कॉन्फ्रेंस में शायद जिस तरह की चर्चा को व्यापकता नहीं दे पाते थे, आज इस माध्यम से हम
देश दुनिया में पहुंच रहे हैं। तो इन सारी चुनौतियों के बीच ही हमें नए जीवन मूल्यों की तलाश करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे कुछ मित्र यदि सवाल पूछना चाहें तो आमंत्रित हैं, और आगे के सत्र के लिए डॉक्टर उषा साहनी। Thank you so much, sir. Yes, we have questions. First of all, I would like to call upon Dr. Joya Chakravarti. आपने मुझे पर्सनल मैसेज किया है, and I want her to talk directly to one of the speaker, whosoever is okay to reply with the question of hers. Joya ma'am. Good evening. Thank you, Jyoti dear, and thank you, Professor Bhanavat sir. It was such a pleasure to hear all the three speakers, though I joined a little late. I think I agree with Dr. Jyoti and Mr. Goyal and Mr. Rai. मेरा ये कहना है कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन में हूँ और हम लोग एक होम रन करते हैं फॉर डिस्ट्रेस्ड विमेन। अक्सर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, फोन नंबर पे डिप्रेशन के केसेस बहुत आए थे। ये ऐसा नहीं था कि पहले नहीं आया था, लेकिन कोविड के दौरान ये देखा गया था कि जो डिप्रेशन के केसेस आए थे वो इसलिए डिप्रेस थे कि वो अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे। तो जो फ्रेंड्स से इंटरैक्टिंग होता है वो सेम नहीं होता है विद फैमिली, ऐसा उनका कहना था। एंड उनको फैमिली में वो सॉलेस और वो सपोर्ट नहीं मिलता। तो शायद ज्योति जी कुछ बता सके कि क्या ये सही है कि सॉलेस और सपोर्ट खाली आप फ्रेंड्स ही देते हैं? व्हाट इज दिस कॉज? थैंक यू मैम। आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया मेरे पास भी इस तरह के बहुत सारे कॉल्स आते हैं और स्टूडेंट्स की जो एज है वो टीन एज और जो है एडल्ट एज के हैं। एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट, ये महिलाएं हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 60। ओके ओके, थैंक यू मैम। एक्चुअल में मैंने, जैसे कि भानावत सर ने बताया था, मैं बहुत सारे सर्वे करती हूँ, ये मेरा शौक है और मेरी इंटरेस्ट है। मैंने जब ये सर्वे किया था, मैंने इससे पहले सर्वे किया था टेक्नोलॉजी के ऊपर कि टेक्नोलॉजी क्या टीचर्स को रिप्लेस कर रही है, टेक्नोलॉजी क्या फैमिली को रिप्लेस कर रही है, इस तरह के हमने सर्वे किए थे। और ये जो कोविड-19 के दौरान स्ट्रेस और टेंशन बढ़ रहा है उस पर भी हमने सर्वे किया था। वो क्या है कि आपने जैसे कहा कि स्टूडेंट्स, जो बच्चों की जो शेयरिंग है वो स्टूडेंट्स तक ही, यानी फ्रेंड्स तक ही, पीयर ग्रुप तक ही सीमित हो गई है उनका दायरा, क्योंकि फैमिली में अब या तो 1 नॉर्म चाइल्ड है या 2 नॉर्म चाइल्ड है। फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है और दोनों की वर्किंग, अगर वर्किंग नहीं भी है वाइफ तो घर से ही वो कोई ना कोई ऐसा काम करती है जिसके कारण वो बिजी रहती है। तो उस वजह से एक तो ज्वाइंटनेस नहीं है, यानी कलेक्टिविटी फीलिंग नहीं डेवलप हो पाती, क्योंकि बच्चों की संख्या कम, परिवारजनों की संख्या कम, और फिर हम परिवार से उस तरह से जुड़ते नहीं है, इंटरैक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, बच्चों को बहुत सारे आज के दौर के बच्चे ऐसे जिन्हें या तो नैनी ने पाला है या फिर वो दूसरे के सानिध्य में पले पड़े हैं, तो उनमें वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो फैमिली के प्रति जो कमिटमेंट आता है नहीं आता, वो ट्रस्ट वैल्यू नहीं सीख पाए हैं वो लोग। तो इसलिए फ्रेंड्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जिन्होंने उन्हें हर्ट किया है कभी या उन्हें डिच किया है, वो उस पर भी बहुत जल्दी कर लेगा बनिस्बत अपने परिवार के सदस्यों के। तो उसको ये लगता है कि कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, मेरे को समझता है, मेरे परिवारजन मुझे नहीं समझते। अधिकांश बच्चे हमें यही कंप्लेन करते हैं कि हमारे माता पिता हमें नहीं समझते। अभी मैं आपको कुछ केसेस बताऊं, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन कुछ केसेस हमारे कॉलेज के और आसपास के बच्चे, लड़कियां हैं जो हमें ये कहती हैं कि हमारे साथ बैड टच होता है, और वो बैड टच 20 साल के ऊपर की गर्ल्स के साथ है। सोचिए, जो अच्छी तरह से इसके मीनिंग को समझती है, कोई 6-7 साल का बच्चा नहीं है। और बैड टच कौन करता है? उसका अपना ही या तो मैटरनल अंकल है या मतलब घर में से कोई सदस्य करता है, और वो इस बात की चर्चा फ्रेंड्स को कर सकती है, टीचर को कर सकती है, लेकिन वो अपने फैमिली मेंबर से शेयर नहीं करती। कारण बहुत बहुत दुख होता है इन सब चीजों को जानकर। तो इसके लिए जरूरी है कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करें या कंस्ट्रक्ट करें जिससे हम लोगों को समझा सके इस चीजों को कि
आपको बच्चों के साथ हर तरह से उनसे बातचीत करनी होगी। बहुत अच्छे से पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चों के फ्रेंड बन गए हैं, हम बच्चों से बहुत अच्छा डील करते हैं, पर इसकी मात्रा बहुत कम है अभी। अब बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है लड़कियों के साथ और वो शेयर नहीं करती, शायद उनको ऐसा माहौल ही नहीं मिल रहा है। तो लड़कियों को केवल पढ़ाना, कॉलेज तक भेज देना, मुझे नहीं लगता ये कोई हल है। तो एक बहुत बड़ा ये सपोर्ट सिस्टम उनकी फ्रेंड्स होती है जिनके साथ वो शेयर कर लेती है। Well said, Jyoti ji. True. And along with that, this is also necessary that how we are training our kids. We are training our students. First of all, it is the duty of us as a parent, plus to that as a teacher as well. Exactly. कुछ चीजें जो घर पर नहीं हो रही हैं वो schools में, colleges में वो training, वो education होना चाहिए. And I feel that because probably 90% of the people here on this platform are from academic background, education. So this is the most important and the priority on priority basis. This is our duty that we should take care of this, that how we are training our students and educating them. Keeping this thought aside that what people will say. This is high time to open up and talk about the things. Thank you so much, Dr. Jyoti. You replied well with the query of Dr. Joya Chakraborty. I would like to place the other question, which is already there in the chat box. This question is to Professor Goel. आपने पूछा है, दिया सुमन ने पूछा है, आपने कहा कि न्यू जनरेशन को अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में देना चाहिए और आपने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन बात ना करें, खासकर उससे जिसको आप जानते ना हो, बट ऐसा क्यों? बल्कि आपको न्यू जनरेशन जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, हम क्राइम को रोकने के लिए हैं, हम क्राइम नहीं होने देंगे। या आप सर, आपको तो हम probably the question says that why is it that we cannot get open to people? क्यों हम सिर्फ अपने जानकार लोगों से ही बात करें, ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक ये कहा गया कि जानकार लोगों से बात करें, तो इसको पहले तो ये समझ लें, जब हम किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं, तो हमें ये मालूम ही नहीं है कि अपोजिट साइड में कौन है। जब हमें मालूम ही नहीं अपोजिट साइड में कौन है, तो हमारा जो लॉ बात करता है वो जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है। अगर ये अननोन जिसके बारे में उसकी बैकग्राउंड का हमें कोई आइडिया नहीं है और वो किसी भी क्रिमिनल या ऑफेंस से रिलेटेड एक्टिविटी में इंडल्ज है और हम उससे किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करते हैं और उस कम्युनिकेशन के अंदर इन फ्यूचर में वो व्यक्ति कहीं भी पकड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका एसोसिएशन उससे जुड़ा हुआ होगा। आपको नहीं मालूम आपने उससे पैसे का जो डिस्कशन किया, लेकिन अल्टीमेटली अगर उस व्यक्ति ने कहीं किसी दूसरी वेबसाइट से उतने ही पैसे निकाल लिए तो आप लिंकेज हो जाएंगे और जब वो लिंक लाइन अप होगा तो कहीं ना कहीं आप भी उस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप जानकार से बात करें, प्रॉब्लम ये है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसे जरूर जान लें कि वो क्या है, उसकी सच्चाई जान लें। इसको आप इस तरीके से समझें। और जहां तक बचाने वाली बात है, क्राइम कंट्रोल करने वाली बात है, तो हकीकत ये जो सजेशन दिया गया था वो आपको बचाने के लिए ही है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको मालूम है रेल के सामने जाएंगे तो रेल तो उड़ा देगी ना। अब आप ये कहें कि नहीं, सरकार का उद्देश्य तो ये कि हमें तो रेल की पटरी पर जाना है, लेकिन हमें बचाने का उद्देश्य सरकार का है, तो जो अननोन है, मालूम ही नहीं वो कौन है। हमें अपना बचपन याद है, गए थी हमारे साथ कोई घूमता भी था जब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। क्लास के ही बच्चे होते थे, अगर यदि वो हमारे साथ घूमते थे जिन्हें हमारे पेरेंट्स नहीं जानते थे, तो वो ये कहते थे कि भाई किस बैकग्राउंड का बच्चा है, आप कितना जानते हैं उसके बारे में। सो एक्चुअली वी शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन ए डिफरेंट मैनर कि हमें ये जानना है जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, क्या वो आपकी किसी एक कैजुअल स्टेटमेंट को अदरवाइज कहीं इंटरप्रेट करके आपको किसी ऑफेंस के अंदर फंसा तो नहीं देगा, क्या आपका अनजाने में किसी से किया गया कोई डिस्कशन आपको या आपकी फैमिली को परेशानी में तो नहीं डाल देगा। तो ये छोटे छोटे से जो चीजें हैं, हमें वो प्रिवेंशन लेना है। ये बात अलग है, ग्लोबलाइजेशन है, डेवलपमेंट का समय है, हमें वहां तक बात करें जहां तक कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी हकीकत और उसकी बैकग्राउंड उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें।
जहां तक अगर यदि बात करी जाए पुलिस की, हमारा जो तंत्र है साइबर, मतलब पहली चीज हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम किस आईपी एड्रेस से, क्योंकि कल की तारीख में एफआईआर लॉन्च होगी तो किस लेवल पे काम बढ़ेगा। पहले हमें आईपी एड्रेस के बाद फिर कनेक्टिविटी, किसके नाम पे मोबाइल था, किसके नाम पर आईपी एड्रेस था, किसके नाम पर सिम था, क्या एक मतलब पब्लिक प्लेस का मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस यूज किया गया। तो दे आर द एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल इंक्रीज द वर्कलोड फॉर नो रीजन। सो द पॉइंट इज वी शुड अंडरस्टैंड जहां भी हम बात कर रहे हैं हम किससे बात कर रहे हैं। आई थिंक जो क्वेश्चन था उस द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड वेल। Very well answered, sir. Thank you so much. Quickly, we'll take the other question that is there in the chat box again from Mahima Shukla ji. Jyoti ji, if you can answer this question, gender inequality और अधिक बढ़ गई है। सवाल है ये, पुलिस एक्शन अपर्याप्त है, मेडिकल रिलेटेड क्राइम्स जाने अनजाने बढ़ रहे हैं जो सामने नहीं आ पाते। Probably half of the answer has already been given by Dr. Jyoti, but still ठीक है, ब्रीफ में मैम एक बार और आप जवाब दे दीजिए। थैंक यू उषा जी। देखिए, जेंडर इक्वलिटी और इनइक्वालिटी की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई लॉ कभी जेंडर इक्वलिटी स्टैब्लिश कर सकता है। कोई भी लॉ नहीं कर सकता। ये एक मेंटल स्टेटस है। जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद स्टैब्लिश नहीं करेंगे, सोशलाइजेशन के थ्रू आप अपने बच्चों में, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं लाएंगे, जेंडर इक्वालिटी नहीं लाई जा सकती। बहुत ऐसा हुआ है। आप देखिए, छोटे छोटे जो भी क्राइम होते हैं, मैंने अभी आपको कुछ घटनाएं सुनाई, कोई केस बताया। अभी एक केस हुआ था बेंगलोर में, बहुत फेमस हुआ था, आपने अगर सुना हो। उस केस से आपको पता लगेगा, एक लड़की थी, उसको ऑनलाइन उसकी चैटिंग होती थी, दूसरी तरफ से एक लड़का था, जैसे अभी सर ने भी कहा कि पता नहीं लगता कि दूसरी तरफ कौन है। एक लड़का उससे चैट करता था, उसकी फ्रेंडशिप हुई, वो लड़के की बहुत तारीफ करता था, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, और वो बहुत उसको इस तरह से बातें करता था। उस लड़की ने एक पॉइंट बहुत अच्छा किया, उसने अपनी मदर से शेयर किया। मदर फादर दोनों वर्किंग थे, वो सिंगल चाइल्ड थी। मदर को उसने शाम को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी ऑनलाइन फ्रेंडशिप है, और इस तरह से बातें चलती रही। एक दिन उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। पुलिस आई, छानबीन की गई, तो पूरी स्टोरी ना बता के फाइनल ये हुआ कि वो लड़की ने जो सुसाइड कमिट किया, जब छानबीन की गई कि क्यों किया गया, तो पता लगा दूसरी तरफ लड़की ही थी, वो लड़का नहीं था, वो लड़की थी, और वो उसकी क्लासमेट थी। वो क्लास में हमेशा सेकंड आती थी, और जिस लड़की ने सुसाइड कमिट किया वो फर्स्ट आती थी। तो उसको हराने के लिए, उसको पीछे लाने के लिए उससे दोस्ती की लड़का बनके, और उसको सुसाइड कमिट करा दिया ताकि वो फर्स्ट आ सके। ये एक ऑनलाइन क्राइम है। इसमें आप जैसे अभी सर ने एक तो आइडेंटिटी, मैं एक्चुअल में ये उस सवाल का उत्तर देना चाह रही थी जो अभी सर ने दिया कि आप नहीं पता लगा सकते। जेंडर इक्वालिटी, मैंने जैसे कहा कि अभी आपको, अगर आप एक महिला हैं, किसी भी उम्र की हैं, तो आपको रोकना होगा। हमेशा ये एक स्टेटमेंट मैं सुनती हूँ जिससे मैं कभी एग्री नहीं होती कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। मैं बचपन से अब तक इसको सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं इससे कभी एग्री नहीं करती कि महिला महिला की दुश्मन होती है। जो सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है, वो सिखाने का रोल जरूर महिला प्ले करती है, पर महिलाओं को भी ये सारी चीजें उनके हस्बैंड या उनके ससुर या उनके पिता द्वारा ही फीड किया जाता है। तो इस बात से हम नहीं डिनाई कर सकते। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में बहुत सारे वैल्यूज, आप ऐसा कोई रिलीजियस ग्रंथ किसी भी धर्म का मुझे बताइए जो किसी महिला ने लिखा है। इसलिए जितने भी रिलीजियस वैल्यू हैं वो सब महिला पे ही क्यों लागू होते हैं? क्योंकि कोई भी एक ग्रंथ किसी महिला ने नहीं लिखा, सारे पैट्रियार्कल सोसाइटी ने लिखे हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना तो किसी धर्म से आप रोक सकते हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ आपको जो शिक्षा है वो आपको रोक सकती है। शिक्षा ही आज तक, जो आपकी मॉडर्न शिक्षा है, वो भी आज तक नहीं रोक पाई। आज भी वही डिस्क्रिमिनेशन होता है जो आज से बहुत साल पहले होता था। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि 2000 में हमने सेलिब्रेट कर लिया विमेन एम्पावरमेंट ईयर को, और थोड़ा बहुत अंतर आना शुरू हो गया। अभी बहुत हद तक चेंज आया है, लोगों के माइंडसेट बदले हैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो जो ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है, ये भी एक परिणाम है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को चेंज करने के लिए बहुत जरूरी है आप और मैं वो सब काम करें जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। लड़कों की शिक्षा पर आप केवल लड़की को ही क्यों हर चीज की शिक्षा देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, बाहर जाकर ये नहीं करना चाहिए? आप लड़कों को भी, अपने पुत्रों को भी, अपने भाई को भी वो सारी शिक्षाएं दीजिए, उसको भी वो समझाइए कि वो रिस्पेक्ट करना सीखे।
घर में आपने देखा है कि भाई या बेटा देखते हैं कि उसकी माँ की या उसकी बहन की इज्जत नहीं होती, उसको ढंग से बात नहीं होती, वो भी वही सीखता है और वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी पुत्री के साथ वैसा ही करता है। तो ये आप और मेरी ही ड्यूटी है, एक शिक्षक की, एक महिला की, कि वो घर से इसको रोकना सीखें, इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, तब जाकर शायद हम इस तरह के क्राइम को कम कर सकेंगे। Well said, Dr. Jyoti. Mahima ji, actually, ये वाला session probably it is becoming more interesting. So probably we are going to have another webinar for the same topic. Due to some important reasons, we have to rush now because Professor Bhanavat has got a very urgent assignment for television and some AIR thing. So we'll have to rush now. लास्ट प्रीतीश जी इज देयर, उनसे बातचीत हुई है फोन पर, अगर वो कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो ब्रीफ में आपका स्वागत है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू उषा जी। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सर। थैंक यू उषा जी। मैं सुजी भानावत साहब, जी, वैभव जी, अमित जी साथ चले गए हैं, वैभव जी भी साथ चले गए हैं। बड़ी अच्छी वेबिनार रही, मैंने बहुत सभी लोगों के सुने। वैभव जी हैं सर हमारे साथ, अमित जी को अर्जेंट कुछ काम आ गया जिसकी वजह से उन्हें पुश ऑफ करना पड़ा। आप अपनी बात रखिए। ओके। नहीं कोई नहीं। तो बहुत सारी चीजें, मैं बहुत सारी बातों से सहमत भी हूँ, और ज्योति जी ने, मैं पहले ज्योति जी की बात ही करता हूँ, बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैंने देखा कि जितनी भी बातें होती हैं, कई बार हम देखते हैं कि हम ये सोच करना चाहते हैं कि जितना भी क्राइम होता है वो सब महिलाओं के ऊपर होता है। कोविड में भी बहुत सारी घटनाएं हुई और कई भी उसके शिकार हो। अभी बहुत सारी बातें चली थी कि क्राइम है, उसके नहीं है, मैं उनके बात कि अभी बहुत सारी चीजें हुई। इस बात का है कि पुलिस को सत्ता हाई अथॉरिटी होता है, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल्स हैं, बड़ी मजेदार बात आपको कि अभी प्रीतीश जी, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरप्ट इन बिटवीन, समथिंग इज रॉन्ग विद द वॉइस। आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है, बिल्कुल सुन नहीं पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, समथिंग इज रॉन्ग विद द कनेक्टिविटी। या तो आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ से कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रही है। प्रीतीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, प्रॉब्ली द कनेक्टिविटी इज नॉट देयर। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो अपन इस चर्चा को विराम देते हैं। और क्वेश्चन आंसर सेशन बड़ा रोचक, और ये ऐसे विषय हैं जब ये बहस महिला बनाम पुरुष हो जाती है तो फिर वो एंडलेस हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जैसा डॉक्टर उषा ने कहा कि इस पर अलग से कभी चर्चा करेंगे इन मुद्दों को लेकर। तो नए साल में फिर मुलाकात किसी तरह के वैचारिक उपक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से एक बार सभी मित्रों को नए साल की शुभकामनाएं देता हुआ डॉक्टर उषा को आमंत्रित करूंगा हमारे सभी वक्ताओं का, संभागियों का आभार प्रदर्शन के लिए। डॉक्टर उषा साहनी। जितने भी लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का आभार। और निसंदेह ये ऐसा विषय है जिस पर जितनी भी वार्ता की जाए, जितनी भी चर्चा की जाए, वो कम ही है। और लेकिन इससे हमें ये जरूर फायदा होता है कि हम समझ पाते हैं कि कौन से ऐसे विचार हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर और चर्चा की आवश्यकता है। हम प्रयत्न करेंगे कि हम फिर एक बार इसी विषय को दूसरे फॉर्मेट में, जो कि अभी डॉक्टर ज्योति बात कर रहे थे और महिमा जी भी बात करना चाह रही हैं, जो उन्होंने चैट बॉक्स में जैसा कि लिखा। दिया इज ऑल्सो वेरी मच ईगर टू नो लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आंसर्स टू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. So we would love to have another webinar on this. With that only, I'm really thankful that Amit sir could spare the time from his occupied schedule. और वो पूरा टाइम रहना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने शुरू में कहा। उसके बावजूद बहुत अर्जेंट अचानक कुछ आया नहीं, had to rush for that. और साथ में हमारे साथ प्रोफेसर वैभव गोयल, पूरा उन्होंने एक प्रॉपर फ्लो चार्ट ड्रॉ किया कि कैसे how this law is working and what is the responsibility of each one of us to support to that, because everything the government or everything law cannot
provided to you. This is upon your own education, upon your own understanding, how things are supposed to take perfect shape, where you should not be in trouble and the other should not get any, chance to create trouble for you. Dr. Jyoti has wonderfully delivered her talk, talking about all the psychological aspects, which has drawn, the attention of each and every one of us, that it is first and the prime responsibility of ourselves. यदि हम सजग हैं, हम समझदार हैं, हम सेंसिटिव हैं, तब हम अपने आप को सेव कर सकते हैं और साथ में हम औरों का साथ दे सकते हैं. So all the three speakers have been wonderful speakers for the topic. We would love to, go for the enhanced version of this particular topic in a different dimension. And thanking from the core of my heart to all, plus to that, all the participants who started talking and interacting with us. आपका सभी का आभार, और साथ में प्रोफेसर भानावत, जिनके मार्गदर्शन में ये इस तरह के सारे विषय हम लोग लेकर आ पा रहे हैं और सफलता से इनका संचालन आप कर रहे हैं, और एक ऐसा फाइनली एक ऐसे हम निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं जिससे कि समझ सकते हैं कि इस विषय में और क्या नया किया जा सकता है. अभी अभी हमारे साथ डॉक्टर चौधरी, संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़े. समय होता तो मैं आपको जरूर बुलाती कि आप अपना कुछ साझा करते, अपने विचार साझा करते, किंतु अब वी हैव टू रश बिकॉज प्रोफेसर भानावत इज ऑल्सो सपोज्ड टू गो फॉर द अनदर असाइनमेंट. सो थैंकिंग ऑल once again, wish you good luck and stay happy, stay blessed. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am. Thank you, sir.